Hello everyone, welcome back to Pharma Minds channel. This is Akash Verma and in this video we are going to cover pharmaceutical management both from GPAT and NIPER point of view. तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट जिसका जीपैट में कभी कभार एक तो क्वेश्चन आते हैं अगर नहीं भी आता लेकिन नाइपर में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे क्योंकि वहां पे ब्रांच है फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट. कम से कम यू कैन एक्सपेक्ट 5 क्वेश्चंस तो आएंगे, मैक्सिमम 10-15 भी जा सकते हैं. तो भाई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है नाइपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जीपैट में भी क्वेश्चंस आते हैं तो पढ़ना तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको है ही. अब इस वीडियो के अंदर क्या ये हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करेगा, यस और नो, क्या एक ही पार्ट होगा, इन सब चीज के बारे में मैं आगे डिस्कस करता हूं, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीपैट के 2026 और 2027 के बैचेस लॉन्च होने वाले हैं बाय 10th of June. मतलब जब आपका नाइपर का एग्जाम इस साल होने वाला है उसके तुरंत बाद हम जीपैट के फ्रेश बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं. तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, और साथ ही साथ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो और बैचेस लॉन्च हो जाएंगे. क्लासेस इस मंथ के एंड में स्टार्ट होंगी तो यू हैव अराउंड 20 डेज टू ज्वाइन द फार्मा माइंड संकल्प बैच फॉर योर जीपैट प्रिपरेशन. बिल्कुल फ्रेश स्टार्टिंग से हम क्लासेस को बिगिन करेंगे और सब चीज़ों को बढ़ेंगे जो भी आपके जीपैट सिलेबस में आती हैं. और इस साल 1-2 सब्जेक्ट और भी ऐड ऑन हुए हैं, विजिलेंस और बायोस्टैटिस्टिक्स को भी डिटेल में पूछा था तो इस साल हम वो भी कवर करने वाले हैं. ठीक है, चलो तो ये सारी चीज़ें हैं और साथ ही साथ दीज वर आर रैंकर्स. ठीक है, 2024 गोपीनाथ रैंक 1, Aisha rank 2, then we have Abdul rank 3 and they were the rankers for NIPER 2024 MBA branch. So we have given results in GPAT and NIPER and we are very proud of our institution because we go for conceptual clarity and betterment of student results. Our target is not only just कि भाई स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कराना है, क्वालिफाई तो डेफिनेटली वी पुश फॉर दैट, बट मेन टारगेट कि यार कि मैक्सिमम क्वालिफिकेशंस के साथ रैंक भी लानी है और रैंकर्स जो हैं आपके सामने है. ठीक है, चलो तो क्लासेस आर स्टार्टिंग वेरी सून एंड लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट थिंग दैट 4 P's ऑफ मार्केटिंग. उससे पहले मैं आपको आंसर दे दूं 2 क्वेश्चंस का. तो पहली बात, इस फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट सब्जेक्ट की आपकी 2 वीडियोज आएंगी बेटा. ये पहली है और कल आपकी दूसरी आ जाएगी, कल नहीं तो परसों तक तो आ ही जाएगी 400% श्योर. तो 2 वीडियोस को कवर करना है. क्या ये 2 वीडियो से मेरा सिलेबस फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट का कंप्लीट हो जाएगा जीपैट और नाइपर के लिए? तो आंसर है यस एंड नो. नो इसलिए क्योंकि कभी कभार क्या होता है जब पेपर आता है, जब अब 2025 का पेपर आएगा, हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन बाहर से आए तो उसको हम इंक्लूड करेंगे अगले साल के लिए. और कभी कभार कुछ चीज़ों को डिटेल में पढ़ाना होता है जो हम यहाँ यूट्यूब पे कभी कभार नहीं पढ़ा पाते. हर चीज़ को डिटेल में पढ़ाना मुश्किल हो जाता है और ऑर्गेनाइज्ड वे में. तो उन सब चीज़ों को जो डिटेल्ड है या सिलेबस में ऐड ऑन हो रही है वी कवर इन आवर संकल्प एंड पार्थ एंड निश्चय कोर्सेज. तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है और सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ना है तो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन आवर बैचेस. उसमें हम सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाते हैं. ठीक है, और साथ ही साथ उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह नोट सब रहता है. ठीक है, तो यहां पर तो आंसर इज यस एंड नो. ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया. तो एक काइंड ऑफ रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज गुड, लेकिन आपको एक डिटेल्ड मैनर में पढ़ना है. सो मेक श्योर यू ज्वाइन आवर बैचेस एंड वी विल गिव आवर बेस्ट इन दैट एंड कि आप तक और भी डिटेल में इस सब्जेक्ट के कंसेप्ट पहुंचे. ठीक है, चलो. Okay, so we'll start with 4 P's of marketing. This is a very, very famous concept of pharmaceutical management and it is also known as marketing mix. इसे marketing mix बोला जाता है और इसको दिया गया है E. जेरोम मैकार्थी ने. ठीक है, E. जेरोम मैकार्थी ने कंसेप्ट दिया था और इस कंसेप्ट में इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया. देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग. आप इसको रटने जाओगे डिफिकल्ट होगा. हाँ, थोड़ा बहुत रट्टा है, जैसे नाम याद करना है, लेकिन चीजों को समझना है. तो 90% इज अंडरस्टैंडिंग, 10% इज रट्टाफिकेशन. सो मेक श्योर कि आप अपना अंडरस्टैंडिंग वाला दिमाग एक्टिवेट रखें. ठीक है, चलो. तो वही मार्केटिंग मिक्स बोला जाता है
तो इन्होंने 4 पीस दिए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। बेसिकली उन्होंने बताया कि कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को जब बनाती है तो किस तरह से उसको मार्केट करती है। तो उसमें 4 पीस ये आ जाते हैं, एक एक पीस को हम डिटेल में समझेंगे। चलो, लेकिन ये नाम याद कर लेना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो सबसे पहले आता है प्रोडक्ट। बेटा प्रोडक्ट 2 टाइप के होते हैं, या तो गुड्स होगा या सर्विस होगा। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट लेकर आते हो, जैसे बटर हो गया, है ना, या मिल्क हो गया, या कोई कपड़ा, क्लोथ हो गया, वो गुड होता है, आप उसको टच कर सकते हो। दूसरा, आप स्कूल गए, कॉलेज गए, वहां से आपको एजुकेशन मिलती है, ठीक है, उसके लिए भी आप पे करते हो, वहां से कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, आप सिर्फ सर्विस के पैसे दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा और एग्जाम्पल देता हूं, आप हेयर कट करवाने गए तो आप उसको पैसे देते हो, बदले में वो आपको कुछ प्रोडक्ट नहीं देता, वो अपना टाइम दे रहा है, आपके बाल काट के दे रहा है, तो दैट इज अ सर्विस। सो समथिंग दैट कैन बी टच्ड इज अ गुड, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड इज अ सर्विस। और दोनों के लिए आपको पैसे देने रहते हैं, या फिर अगर आपका बिजनेस है तो आप दोनों के लिए ही पैसे चार्ज कर सकते हो, ठीक है। अब प्रोडक्ट की बात करें तो उस प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट डिजाइन, फीचर्स, क्वालिटी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, अब ये रटना वटना कुछ भी नहीं है, बस बेसिक सी बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये अमूल है, ठीक है, सब जानते हैं अमूल बटर, तो अब इसकी पैकेजिंग है, दिख रहा है आपको, अमूल का ब्रांड है, ठीक है, तो पैकेजिंग हो गई, ब्रांड हो गई, क्वालिटी सबको पता है अच्छी है, फीचर्स क्या है आप सबको पता है कि भाई अमूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं डेली लाइफ के अंदर, और प्रोडक्ट का डिजाइन है। तो हर प्रोडक्ट के अंदर ये सारी चीजें ऑलमोस्ट होती हैं, पैकेजिंग है, ब्रांडिंग है, क्वालिटी है, फीचर्स है, तो बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, है ना। अब आप आगे चलते हैं और आगे देखते हैं प्राइस के बारे में। अब सीधी सी बात है, आप कोई सामान खरीदते हो या बेचते हो तो बीच में पैसे का तो लेन देन होता है ना, तो प्राइस भी होता है इंपॉर्टेंट। तो जो प्राइस हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस का रखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो उसके परसीव्ड वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। परसीव्ड वैल्यू समझते हो? परसीव्ड वैल्यू मतलब होता है कि उस प्रोडक्ट से मुझे वैल्यू कितनी मिल रही है। अगर मुझे वैल्यू बहुत ज्यादा मिल रही है तो मैं ज्यादा पैसे दूंगा, अगर मुझे वैल्यू बहुत कम मिल रही है मैं उसके लिए कम पैसे दूंगा, सिंपल, ठीक है। तो यही चीज होती है। और प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर डिस्काउंट भी आ जाता है कई बार, मतलब अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए कंपनीज डिस्काउंट भी देती हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हो, है ना। चलो, ये बेसिक चीजें आपने डेली लाइफ में जरूर नोटिस किया होगा। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द प्लेस। प्लेस का मतलब क्या होता है सर? प्लेस का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट है, जो अमूल बटर है, वो आप तक कैसे पहुंच रहा है, मतलब उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन कौन से हैं, या वो ऑफलाइन से आप खरीद रहे हो या ऑनलाइन। ऑनलाइन जैसे अमेजॉन, बिग बास्केट हो गया, और ऑफलाइन में जैसे आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हो, सुपरमार्केट्स या डेयरी बूथ्स में जाते हो, तो आप तक पहुंच कैसे रहा है उसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कंपनी आप तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचा रही है, आप ऑफलाइन जाके खरीदते हो या फिर ब्लिंकिट कर लेते हो, अमेजन से ले लेते हो, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आता है प्रमोशन। प्रमोशन से तो आपको पता लग ही गया होगा, प्रमोशन इसलिए किया जाता है ताकि मैं अपनी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में लोगों को बता सकूं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं, ठीक है। जैसे अमूल बटर की बात कर रहे हैं, उसी को ही आगे लेके चलते हैं। तो कंपनी ने अमूल गर्ल का कॉन्सेप्ट लेकर आया, जिससे लोगों के अंदर रिकॉल हुआ। रिकॉल समझते हो कि यार अगर मुझे, मैं कोई बार बार ऐड, एक ही ऐड बार बार देख रहा हूं, अब अचानक से मुझे किसी ने पूछ लिया यार वो बटर लेना था, अब मेरे दिमाग में क्या होगा, मैंने अमूल की ऐड देखी हुई है बार बार, यार तू अमूल बटर ले ले, रिकॉल, ठीक है। अटरली बटरली डिलीशियस, ये टैगलाइंस दी जाती हैं अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट्स को, ताकि लोग उसको रिकॉल कर सकें। साथ ही साथ इन्होंने ऐड चलाई टीवी में, न्यूज़पेपर में, होर्डिंग्स लगवाए, सोशल मीडिया कैंपेन्स करे, तो ये सब प्रमोशंस का पार्ट है, और आप देख ही रहे हो कितना आसान है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये अटरली बटरली डिलीशियस आपके सामने है। अब आता है एक कंसेप्ट हमने बेटा पढ़ लिया है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग। अब हम चलते हैं 7 P's ऑफ मार्केटिंग की तरफ। तो 4 P's के बाद ही बना 7 P's, मतलब 4 P सेम है, उसमें 3 P और ऐड कर दो, पीपल, प्रोसेस, प्रमोशन। पीपल, प्रोसेस, प्रमोशन। तो सर हमें पहले 4 तो पता है, नेक्स्ट 3 जानने हमें, इसका बताओ। पहली बात तो 7 P's भी इन्होंने ही दिया था, ई जेरोम मैकार्थी ने, जिन्होंने 4 P दिया था। अरे वाह, ठीक है, अच्छी बात है, हमारे लिए थोड़ा लर्निंग का मटेरियल कम हो गया, ठीक है। अब हम समझते हैं एक एक को।
पीपल, फिफ्थ का पी, अब जो फिफ्थ पी होता है वो पीपल होता है। पीपल रिप्रेजेंट द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट डिलीवरी। आप ब्लिंकिट से सामान मंगाते हो, अमूल बटर आपने ब्लिंकिट से मंगाया, तो कोई डिलीवर करने आता है, तो दैट इज अ पीपल। जो लोग डिलीवरी में, या फिर आप दुकान पे भी लेने जाते हो, सपोज सुपरमार्केट में लेने गए, तो वहां पे लोग होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, या फिर बिल बिल को भी काटते हैं ना ऊपर कि भाई कितना बिल बना, जो भी लोग इन्वॉल्व है ताकि वो प्रोडक्ट आप तक पहुंच जाए, दोस कम इन पीपल कैटेगरी। ठीक है, आप समझ आ गया आपको। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज देखते हैं, अगला आएगा आपका प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोसेस बड़ा सिंपल है, देखो सीधी सी बात है, वो प्रोसेस जो इन्वॉल्व है आप तक प्रोडक्ट पहुंचने में। अब सीधी सी बात है, आपने ऑनलाइन अमूल बटर ऑर्डर करा, तो उसके अंदर दिखाता है ना कि 10 मिनट में पहुंचेगा, 15 मिनट में पहुंचेगा। उसके बाद फिर आप जब, सबसे पहली बात है, प्रोडक्ट चूज करने जाते हो, ठीक है, कि मुझे एक चाहिए कि दो चाहिए, 2 पैकेट चाहिए। उसके बाद आप वहां पे एड्रेस वगैरह डालते हो, ये सब क्या है, प्रोसेस ही तो है। फिर आप पेमेंट करते हो, वो भी प्रोसेस है। तो पूरा प्रोसेस जिसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हो, जो प्रोडक्ट को आपके घर तक पहुंचा रहा है, दैट इज प्रोसेस, पूरा प्रोसेस। ठीक है, जिससे आपके घर पे प्रोडक्ट पहुंच रहा है। लास्ट में आता है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस के लिए मैं एक अलग एग्जांपल लूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ठीक है, और हम अमूल बटर का भी एग्जांपल ले लेंगे क्योंकि अब तक वो आपका फेवरेट बन चुका होगा। आप गए मैकडोनल्ड्स, है ना, या आप गए बर्गर किंग या केएफसी चले गए, तो ऐसा नहीं होता वहां पे जब जाते हो तो भाई ऐसा बल्लभ बर्तन लगा के वो आपको दे रहा है, ये लो भाई बर्गर ले लो। अच्छा सा एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है, लाइटिंग वाइटिंग लगा रखी है ना, एक अच्छा सा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रखा है, जिसकी वजह से आपके माइंड में एक परसेप्शन जाता है कि जो मैं खरीद रहा हूं वो अच्छी क्वालिटी का है ना। उसी को बोलते हैं फिजिकल एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप मान के चलो आप एप्लीकेशन से अमूल बटर लेते हो, तो उस ऐप का इंटरफेस कैसा, ये भी मैटर करता है। यार इंटरफेस बड़ा खराब लग रहा है, मुझे पेमेंट करना कैसे करना पता ही नहीं लग रहा। कुछ कुछ ऐप बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये सब फिजिकल एविडेंस में आ जाता है। वेबसाइट का डिजाइन, पैकेजिंग ऑफ फूड, ब्रांडेड डिलीवरी बैग्स, ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अमूल बटर ब्लिंकिट से मंगाया, अब वो आके आपको सिर्फ बटर का पैकेट दे गया, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये था कि वो आपको एनवेलप में प्रॉपरली पैक करके गया। आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा यार, साथ में एनवेलप भी मिला मुझे, ठीक है, ब्रांडेड डिलीवरी बैग्स। तो आपके ओवरऑल प्रोडक्ट की डिलीवरी को कैसे एनहांस किया जाता है, दैट कम्स इन फिजिकल एविडेंस। ठीक है, चलो, तो 7 P's ऑफ मार्केटिंग भी बेटा हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद आता है प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज बड़ा आसान है, 2-3 ही आपको याद करने, बाकी तो बहुत ही बेसिक है। ठीक है, कौन कौन से आपको याद करने, मैं आपको वो भी बता देता हूं। पेनिट्रेशन, स्किमिंग एंड कॉस्ट प्लस। बाकी बड़ा आसान है। कैसे सर? वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, वैल्यू ज्यादा मिल रही है तो ज्यादा प्राइस, कम मिल रही है तो कम प्राइस। ब्रांड, अच्छी ब्रांड है, सब जानते हैं, तो ज्यादा प्राइस। अभी लोकल ब्रांड है, कम प्राइस। फीचर ज्यादा मिल रहे हैं तो ज्यादा प्राइस, कम मिल रहे हैं तो कम प्राइस। अब ये 3 वाले जो हैं ये थोड़े समझने वाले हैं, इनको समझते हैं एक एक करके। बड़ा आसान है, ये भी हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा, अभी आपको समझ आ जाएगा। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन, देखो ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है कि जो टर्म्स हैं जैसे वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मतलब अगर ज्यादा वैल्यू मिल रही है, हायर द वैल्यू, तो उस केस में हायर द मनी। अब हमें देखना पेनिट्रेशन मतलब क्या होता है। पेनिट्रेशन मतलब होता है, जैसे आज से कुछ साल पहले जियो ने अपने प्रोडक्ट्स को फ्री लॉन्च किया था। अपनी जो सिम थी 6 महीने फ्री में इस्तेमाल करो, फिर धीरे धीरे उन्होंने पैसा उस पर बढ़ाना स्टार्ट किया। तो जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए स्टार्टिंग में अपना प्रोडक्ट बहुत ही कम प्राइस में रखती है बेटा, उसे बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। कितना आसान है देखो। फिर आता है स्किमिंग। स्किमिंग मतलब क्या होता है? स्किमिंग मतलब होता है कि स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइजेशन हाई प्राइस रखती है, लेकिन धीरे धीरे करके इसको कम करने लगती है ताकि लोग और इसको खरीद लें। ठीक है, जिसको खरीदना है वो तो हाई प्राइस पे भी खरीदेगा, और जो नहीं खरीद रहा है वो भी लो प्राइस पे खरीद ले बाद में जाके। फिर आता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। इसका बड़ा सिंपल है। कॉस्ट प्लस मतलब होता है कि सपोज आपका एक बिजनेस है, ठीक है, तो उसको बनाने में कुछ खर्चा लगा होगा,
मतलब कोई आपका बिजनेस है, कोई प्रोडक्ट बनाता है, उसको बनाने में थोड़ा खर्चा लगा होगा। अब खर्चे के साथ आप उस पर कुछ प्रॉफिट भी कमाना चाहते हो, ऑफ कोर्स सी बात है, फ्री में तो बांटोगे नहीं, प्रॉफिट कमाना जरूरी है। तो मान के चलो आपको 10 रुपए लगे बनाने में और प्रॉफिट आप 5 रुपए कमाना चाहते हो, तो आप उसको 15 रुपए में बेचोगे। तो दैट इज कॉस्ट प्लस, मतलब कॉस्ट के साथ आपने अपना मार्जिन भी उसमें ऐड कर दिया ताकि आपको प्रॉफिट भी हो, है ना। सोशल सर्विस तो आप कर नहीं रहे। तो भैया ये 3 टाइप की स्ट्रैटेजीज है जो आपको याद रखनी है और बड़ी आसान है। देखो जियो का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर मैंने, और गैलेक्सी A15 5G जो फोन्स होते हैं, पहले स्टार्टिंग में प्राइस इनका हाई होता है, फोन का आपने जरूर देखा होगा, इनका स्टार्टिंग में प्राइस बहुत हाई रखते हैं, धीरे धीरे करके इनका प्राइस लो हो जाता है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे। ठीक है, चल तो ये भी हो गया। ठीक है, उसके बाद जो पतंजलि प्रोडक्ट्स हैं वो फॉलो करते हैं कॉस्ट ऑफ मेकिंग प्लस प्रॉफिट। पहले अपना कॉस्ट निकालेंगे, फिर उसके बाद प्रॉफिट उसमें ऐड करके फिर आपको बेचते हैं। ठीक है, चलो भाई पतंजलि का भी देख लिया हमने। फिर आता है प्रोमोशनल मिक्स। प्रोमोशनल मिक्स मतलब क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी जिसकी वजह से आप अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो ऑडियंस के भीतर। ठीक है, ऑडियंस तक अपना प्रोडक्ट को ले जा रहे हो, पहुंचा रहे हो कि भाई मेरा प्रोडक्ट है, ये इसकी वैल्यू है और आप इसको खरीद सकते हो। ठीक है, अब इसका मोटिव क्या हो सकता है, अपना रेवेन्यू बढ़ाना ताकि हम ज्यादा पैसा कमाए, या फिर सिंपल अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करना है। हर बार मतलब पैसा मकसद नहीं होता, सिर्फ अवेयर हो जाए, बाद में खरीद लेंगे लोग, है ना। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम आगे देखते हैं, इसमें आगे और क्या दे रखा है। तो प्रोमोशनल मिक्स में आते हैं पैड्स। ये ट्रिक है 5 एलिमेंट्स की, पैड्स बड़ी आसान है। ठीक है, पी से पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी। पब्लिसिटी जैसे कभी कभार आपने देखा होगा, बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस पब्लिसिटी क्रिएट करते हैं, है ना, ताकि वो पब्लिक से रिलेशन बना सकें, अच्छे वे में बुरे वे में जो भी है। तो पब्लिक रिलेशन हमेशा पब्लिक या मास लेवल पे रहता है। ठीक है, पी से पर्सनल सेलिंग, ये फेस टू फेस सेलिंग होती है, फेस टू फेस। ए से एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग आप सबको पता है, ये टीवी वगैरह पे न्यूज़पेपर पे रहती है। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग टू कस्टमर इन अ नॉन रिटेल इन्वायरमेंट। ठीक है, नॉन रिटेल इन्वायरमेंट। और सेल्स प्रमोशन, सेल्स ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सेल्स प्रमोशन मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कहीं दुकान पे किसी आप गए, किसी सुपरमार्केट में गए, उसने बोला बाय वन गेट वन, एक लोगे एक और मिलेगा, दैट इज सेल्स प्रमोशन। ठीक है, चलो एक एक को डिस्कस करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ठीक है, पब्लिक रिलेशन। तो पब्लिक रिलेशन जैसे अभी जो ISRO है आपका, इसरो, चंद्रयान मिशन कवरेज इन्होंने किया, तो इन्होंने बेसिकली पब्लिक तक ये पहुंचाया कि हम बेसिकली जो है चंद्रयान लॉन्चेस कर रहे हैं। तो एक टाइप की ये पब्लिसिटी या पब्लिक रिलेशन के अंडर आ जाएगा ताकि लोगों तक बात पहुंचे। अब यहां पर पैसा कमाना मकसद नहीं था, यहां पे लोगों को अवेयर करना था कि हम स्पेस के अंदर कुछ कर रहे हैं, स्पेस रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि प्रमोशन हर बार पैसे से रिलेटेड नहीं होता। फिर आता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में जैसे आपके पास या आपके पेरेंट्स के पास जरूर LIC एजेंट्स आए होंगे, यार ये इंश्योरेंस ले लो, है ना, टर्म लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, तो इसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। आप समझ गए फेस टू फेस सेलिंग क्या होता है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग आता है। एडवर्टाइजिंग तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, जैसे सर्फ एक्सेल की ऐड आ रही है, उन्होंने ऐड दी, दाग अच्छे हैं कि टीवी में ऐड आ गई, है ना, और साथ साथ सोशल मीडिया पे भी ऐड चल रही है, दैट इज एडवर्टाइजिंग। फिर आता है डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग में होता है जैसे कि जो टपरवेयर होते हैं ना, टपरवेयर डब्बे टाइप, इसमें डायरेक्ट सेलिंग होता है। इसके अंदर क्या होता है, वेयर रिप्रेजेंटेटिव सेल किचन वेयर प्रोडक्ट्स थ्रू होम पार्टीज और पर्सनल नेटवर्क्स। मतलब हो सकता है कि इनका आपको दुकान पे ना जाना रहे, इनका कोई नेटवर्क हो, उस नेटवर्क के अंदर ही इन्होंने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। कभी कभार क्या होता है, कम्युनिटीज होती हैं, तो उस कम्युनिटी के अंदर ही आप प्रोडक्ट्स खरीदने लगते हो। ये बहुत कम होता है, लेकिन ये सारे नेटवर्क्स भी होते हैं, पर्सनल नेटवर्क्स या होम पार्टीज, उनके थ्रू भी आप कभी कभार चीजें खरीदते हो। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग। ओके, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। लास्ट में आता है सेल्स प्रमोशन। तो इसमें जैसे ऑफर लगते हैं, बोगो बाय वन गेट वन ऑफर लगते हैं ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए। कभी कभार फ्लैट डिस्काउंट भी दिया जाता है ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्शन हो, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स लें, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। कूपन कोड्स, कूपन कोड भी इसी में आ जाएगा, कूपन कोड अप्लाई किए जाते हैं। बोगो है, बाय वन गेट वन, चलो ये बहुत बेसिक चीज है ना। चलो
तो ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आगे चलते हैं 7 C's ऑफ मार्केटिंग। ये दूसरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। 7 C's पे चलते हैं। ये टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है 7 P's से। हमने P's पढ़ा था बेटा, ये C's है, ठीक है। सी जो होता है वो कस्टमर से रिलेटेड होता है, कस्टमर से रिलेटेड। पीस किससे रिलेटेड था? बिजनेस से। ये कस्टमर के बारे में है, ठीक है। दिया था कोइची शिमिजू ने, कोइची शिमिजू, ठीक है। नाम थोड़ा इंटरेस्टिंग है, याद कर लेना। अब इसके बारे में समझते हैं। तो ये रहा आपका 7 P's ऑफ मार्केटिंग जो आपने ऑलरेडी बेटा पढ़ लिया है। अब हम 7 P से ही रिलेट करेंगे 7 C's को। बड़ा आसान है, ध्यान से सुनते जाना। प्रोडक्ट कस्टमर के लिए क्या वैल्यू दे रहा है, प्राइस कस्टमर के लिए क्या कॉस्ट है। ऑफ कोर्स ही बात है, जब आप कुछ खरीदते हो तो आपका भी तो खर्चा लगता है ना, तो कॉस्ट टू कस्टमर। प्लेस, कन्वीनियंस, आप ऑफलाइन जाके ज्यादा कन्वीनियंट हो या फिर ऑनलाइन ही घर पे ऑर्डर कर लेते हो। देखा कितना आसान है। प्रमोशन, प्रमोशन कम्युनिकेशन, लोगों तक बात पहुंची कि नहीं पहुंची, कम्युनिकेट हुआ कि नहीं हुआ। पीपल, कस्टमर सर्विस क्रेडिबिलिटी, मतलब जो भी लोग इन्वॉल्व है उनकी सर्विस कैसी है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस, इसको सिर्फ यहां तक रखो, कस्टमर सर्विस इतना ही रहेगा, क्रेडिबिलिटी हटा दो, ठीक है। प्रोसेस, प्रोसेस कनेक्शन, उस प्रोसेस से आप कनेक्ट कर पा रहे हो। अगर आप कोई ऐप पे परचेज करने जा रहे हो, कोई प्रोडक्ट आपको ऐप इस्तेमाल करने नहीं आ रहा, पेमेंट करनी नहीं आ रही, तो क्या आप उसे कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। फिजिकल एविडेंस, क्रेडिबिलिटी, मतलब कि अगर आप जैसे मैकडोनल्ड्स जा रहे हो, बर्गर किंग जा रहे हो, आप वहां का फिजिकल एविडेंस, वहां का इन्वायरमेंट देख के आप समझते हो यार ये जगह अच्छी है, क्रेडिबल है, मैं इससे सामान ले सकता हूं। तो क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो ये चीज याद कर लेना। तो आसान है, 7 P से ही निकलेंगे 7 C's। प्रोडक्ट, उसकी कस्टमर वैल्यू, प्राइस, कस्टमर के लिए कॉस्ट, प्लेस कितना कन्वीनियंट है, प्रमोशन कम्युनिकेशन, पीपल कस्टमर सर्विस, क्रेडिबिलिटी हटा देना, प्रोसेस कनेक्शन एंड फिजिकल एविडेंस क्रेडिबिलिटी। सिंपल। ये सारी लाइनें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कहानियां हैं। पढ़ना चाहते हो पढ़ लेना, नहीं तो जो मैंने बोला वही है, वही है। ये सब कुछ भी आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है। अगर आप कुछ रटना चाहते हो तो 7 P's के ये नाम और 7 C's के नाम याद कर सकते हो, कहानी आप खुद को समझा सकते हो, बहुत आसान है। अब अगला टॉपिक स्टार्ट होता है SWOT एनालिसिस एंड पुश पुल स्ट्रैटेजीज। बड़ा आसान है, ये भी हम 5 मिनट में निपटाएंगे। SWOT एनालिसिस एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंसान, आप खुद पे भी अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको समझाता हूं कैसे। इसके अंदर क्या होता है ना, इसकी फुल फॉर्म ही इसका आंसर है। चलो, तो SWOT मतलब कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो ऐसा एक मॉडल बनाओ, अपने कॉपी में लिखो, ठीक है। यहां लिखो अपनी स्ट्रेंथ्स, यहां लिखो अपनी वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। यार मेरी क्या स्ट्रेंथ है आकाश वर्मा की, आकाश वर्मा की वीकनेसेस क्या है, आकाश वर्मा के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, और मेरे लिए थ्रेट क्या क्या है। तो आप ये खुद का भी कर सकते हो, कोई कंपनी भी खुद के लिए भी करती है। कितना आसान है देखो। ये एक टाइप का सिचुएशनल एनालिसिस होता है, जिससे हम ये देख पाते हैं कि हमारी सिचुएशन क्या है अभी, क्या हमारे पास स्ट्रेंथ ज्यादा है, वीकनेस क्या है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या आ रही है, मेरे पास थ्रेट क्या है। अगर मुझे वीकनेस पता लगेगी मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, अपॉर्चुनिटी है तो मैं अपने आप को रेडी कर सकता हूँ, थ्रेट्स का पता लगेगा तो मैं उसके लिए स्ट्रैटेजीज बना सकता हूँ कि मैं इनसे डील कैसे करूँ या उनको खत्म कैसे करूँ, ठीक है। अब इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है ये इंटरनल होती है आपकी, मतलब आपके अंदर ही होती है ना, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट बाहर से आता है ना। ऐसा तो नहीं आप अपने अंदर ही अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दोगे, अपॉर्चुनिटी बाहर से आती है ना, और थ्रेट भी बाहर से ही आता है। तो ये भी आप याद रखना, बड़ा आसान है ना सर। SWOT एनालिसिस तो कुछ ज्यादा ही आसान था, बहुत आसान है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद आता है पुश पुल। ये तो और भी ज्यादा आसान है। कैसे आसान है सर? जस्ट इमेजिन, इसको पढ़ने से पहले इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, मैं बता देता हूं। मान के चलो कि आपने कोई कंपनी खोली है। अब कंपनी के बारे में लोगों को तो पता नहीं है, क्योंकि आपने नई कंपनी खोली है, तो आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, उनको पुश करना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट खरीद लो। तो ये आ गया पुश स्ट्रैटेजी। देखो कितना आसान है। स्टार्टअप कंपनीज ऐसे ही काम करती हैं, क्योंकि नया होता है ना उनका प्रोडक्ट। अब दूसरा है पुल। आपकी ब्रांड बन चुकी है, लोग खुद आपकी तरफ पुल होके आ रहे हैं, पुल स्ट्रैटेजी। तो वेल एस्टैब्लिश कंपनी। तो इतना आसान था ये। आप खुद ही आप इसमें बता सकते हो कौन सा पुश स्ट्रैटेजी है, कौन सा पुल स्ट्रैटेजी है। आपको मैं कोई भी एग्जांपल दे दूं तो आप बोल दोगे सर ये तो पुश है, ये तो पुल है। आज की डेट में चाहे वो बड़ी कंपनी हो चाहे वो छोटी हो, खासकर बड़ी कंपनी की बात करूंगा, बड़ी कंपनी भी पुल तो लगा ही रही है, क्योंकि लोग खुद भी उनकी तरफ आ रहे हैं ब्रांड देख के, है ना। पुल भी और पुश भी लगाती है।
ठीक है। जैसे मैं फार्मामाइट्स की बात करूंगा, बहुत लोग जानते हैं फार्मामाइट्स को, तो हमें रोज कॉल्स आते हैं, सर हमें ड्रग इंस्पेक्टर का, हमें फार्मासिस्ट का, हमें जीपैट का कोर्स ज्वाइन करना है। तो हम, ये पुल स्ट्रैटेजी हो गई। और हम बच्चों को कॉल भी करते हैं, आप इंटरेस्टेड है तो उनको गाइड भी करते हैं, तो ये पुश स्ट्रैटेजी हो गई। तो दोनों कंबाइन हो गया। तो बड़ी से बड़ी कंपनी हो वो दोनों इस्तेमाल करती हैं कस्टमर्स को, ठीक है, पहुंचने के लिए। चलो नेक्स्ट आता है मेजलो थ्योरी। मेजलो थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। इसमें 5 फेजेस होते हैं, इसे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बोला जाता है। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, पहली बात तो ये है। उसके बाद ये बेसिकली बताता है कि एक ह्यूमन की नीड्स को 5 कैटेगरी या 5 फेज में बांटा गया है, ठीक है, 5 फेज में बांटा गया है। और ये 1943 में बताई गई थी बाय अब्राहम मेजलो इन हिज पेपर अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। बहुत आसान है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इसका दूसरा नाम है, किताब का नाम भी लगभग वही है, और 5 कैटेगरी है। समझो क्या है, आपने जरूर एक मूवी का नाम सुना होगा, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान, फूड स्लीप क्लोथ शेल्टर। आपको सबसे पहले चाहिए क्या जीने के लिए? खाना चाहिए, सोने के लिए जगह चाहिए, कपड़े चाहिए, यही तो सबसे पहली नीड होती है, इसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड। ये पहली कैटेगरी है, ये आपको मिल जाए, उसके बाद आप देखते हो कि मुझे जॉब मिल जाए और मैं थोड़ा स्टेबल हो जाऊं, ताकि मैं किसी टाइप की भी अर्जेंट सिचुएशन जैसे वॉर से अपने आपको बचा सकूं, सिक्योरिटी मिल जाए। अब सीधी सी बात है, मैं एक सिचुएशन बताता हूं, जैसे कोई जैसे भी किसी घर में प्रॉब्लम्स हैं, तो पहले वो क्या देखेंगे कि यार पहले मैं अपना घर देखूं, रोटी खाना मुझे मिल जाए। ये एक बार उनका कवर हो जाता है, उसके बाद सोचते हैं जॉब जो मिली है वो सिक्योर हो जाए, ताकि मेरे पास रेगुलर इनकम आते रहे। तो सेफ्टी दूसरा है। तीसरा है लव एंड बिलोंगिंग। अब आप सेफ हो चुके हो, आप पैसे कमा रहे हो, आपके पास घर है, रोटी है, कपड़ा है, मकान, सारी चीजें। अब आपको सोसाइटी में भी थोड़ा रिस्पेक्ट है, सोसाइटी में भी इन्वॉल्व होना है, तो वहां पे आता है लव एंड बिलोंगिंग, लव फैमिली अफेक्शन, ठीक है, मतलब रिलेशनशिप्स पे ध्यान देने लगते हो। तो काफी इस बात पे काफी कॉन्फ्लिक्ट होता है इस पेपर पे कि रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन रियलिटी देखें तो अगर पेट पे खाना ही नहीं होगा तो रिलेशनशिप्स किस बात के। और यहाँ पे मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रहा, रिलेशनशिप बहुत टाइप के होते हैं यार, ठीक है, फैमिली के साथ है, सोसाइटी के साथ है, अपने नेबर्स के साथ है, अपने कजन्स के साथ है ना, हमारे लव इंटरेस्ट के साथ है, बहुत रिलेशंस होते हैं। चलो, तो तीसरा लव एंड बिलोंगिंग हो गया। उसके बाद आता है एस्टीम, कि आपने लाइफ में अचीव कुछ कर लिया, इंडिपेंडेंस, मतलब एक बार आप सिक्योर हो गए, सारी चीजें, अब मैं कुछ बड़ा करता हूं, अब मैं कुछ अचीव करता हूं, तो ये 4th नंबर पे आता है, ठीक है। और लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि अब मैं सोसाइटी के लिए क्या कर सकता हूं। मैंने पैसे भी कमा लिए, मैंने प्यार इज्जत भी कमा ली, मेरी जॉब भी सिक्योर है, मैंने कुछ लाइफ में बड़ा भी कर लिया, अब मैं लोगों को क्या दे सकता हूं, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दैट इज द फिफ्थ स्टेज, है ना। जैसे बहुत ही बड़े वेल रिनाउंड पर्सन है रतन टाटा, अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, है ना, और लोगों की लाइफ में चेंज लेकर आए। तो ही वॉज एट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेट, उन्होंने चारों कवर कर ली, और लास्ट में वो लोगों के लिए बहुत हेल्प कर रहे थे, लोगों को गाइड किया, है ना। इनफैक्ट कार जो होती है, इतनी महंगी कार, 5 लाख 10 लाख, वो उसको 1 या 2 लाख के बजट पे लेकर आए। तो ही वॉज काइंड ऑफ हेल्पिंग एवरीवन, ठीक है। दैट्स वाई इज वेरी मच लव्ड एंड वेल रिनाउंड एंड वी रिस्पेक्ट हिम, है ना। चलो, तो ये एग्जांपल्स हैं आपके, ठीक है, ये आपको याद करना है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में मैंने रतन टाटा सर का आपको एग्जाम्पल दिया, बिकॉज ही इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि सोसाइटी को कैसे अच्छा किया जाए और कैसे हेल्प की जाए लोगों की। एंड ही इज ऑल्सो माई आइडल, एंड आई एस्पायर कि मैं अगर उनका 1/100 भी मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ तो लाइफ कैन बी मच बेटर फॉर मी। तो मेक श्योर कि जब भी आप आइडल बनाओ अपनी लाइफ में, तो यू चूज द राइट पीपल, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में सोशल मीडिया पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, एंड पीपल आर जस्ट मोर, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको अपने एस्पिरेशंस बना रहे हैं कि यार हमें उन जैसा बनना है। रियल लाइफ जो है, जैसे आर्मी पीपल हो गए, या फिर रतन टाटा सर की मैंने बात करी, है ना,
तो ये जो लोग हैं जिन्होंने सच में डिफरेंस क्रिएट किया है, दे आर द पीपल हु वी कैन लुक आफ्टर, कि यार भाई लुक अप टू, है ना, दीज आर द पीपल विच हुम वी कैन लुक अप टू। चलो ओके उसके बाद ये आपकी फोटो है अब्राहम मैस्लो की, जस्ट टू गिव यू अ मेमोरी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, मैट्रिक्स की बात करते हैं बेटा। मैट्रिक्स की तो बीसीजी मैट्रिक्स सबसे पहले आता है आपका, दो मैट्रिक्स पढ़ने आपको, बीसीजी और आपका एंजॉफ। तो बीसीजी एक टूल है, काइंड ऑफ एक प्लानिंग टूल होता है जिसको बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने बनाया था, जो बीसीजी की फॉर्म है, जीपैट में आ चुका है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव होती है किसी भी कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, जो इस बेसिस पे डिसाइड कर पाते हैं कि उनको कोई भी प्रोडक्ट को रखना है, बेचना है, या उस पर और खर्चा करना है। दोबारा बताता हूं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव है, किसी भी रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज का, जिससे ये वो डिसाइड कर पाते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को मुझे रखना है, बेचना है, या फिर उसमें और इन्वेस्ट करना है। इसको हम डिटेल में समझेंगे। इसकी मदद से कोई कंपनी ये डिसाइड कर पाती है कि कौन सा प्रोडक्ट उनकी कंपनी के लिए अच्छा है और कौन सा खराब है। जो खराब है उसको बोला जाता है डॉग। ठीक है, डॉग। और जो अच्छा प्रोडक्ट होता है उसे बोलते हैं स्टार। तो आपको मैंने चार में से दो तो बता दिए। डॉग वाला मतलब बेकार, हाई मतलब अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें और खर्चा कर सकते हैं। तो सर ये दोनों क्या हैं ये भी बताओ, इसका भी हम डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको ये थ्योरी पहले पढ़ा दूं, फिर मैं कंसेप्ट पे चलता हूं। इट इज अ प्लॉट ऑफ रिलेटिव मार्केट शेयर वर्सेस ग्रोथ रेट। ये जो ग्राफ बेटा बनता है, ये रिलेटिव मार्केट शेयर वर्सेस ग्रोथ रेट के बीच में बनता है। ठीक है, और ये एक टूल होता है जिससे कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर पाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये चीज, है ना, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब मैं आपको समझाता हूं कि यहां पर ये सारी चीजें क्या हैं, क्योंकि आपको याद करनी रहेंगी। तो यहां पर आता है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट मतलब कि मार्केट की ग्रोथ, एंड रिलेटिव मार्केट शेयर, ये रहा आपका। ठीक है, अब देखो मार्केट शेयर और ग्रोथ दोनों हाई है। मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहां पर मार्केट शेयर हाई है और ग्रोथ भी हाई है, तो स्टार हो जाएगा। ठीक है, और मार्केट शेयर लो है, ग्रोथ भी लो है, तो डॉग हो जाएगा। मतलब ये बेकार प्रोडक्ट है, इसको डिस्कार्ड कर दो, इसमें और पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और इसमें और क्या चीजें आती हैं, अब देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का क्या है कि यहां पे ग्रोथ जो है वो हाई है, ग्रोथ हाई है, मार्केट शेयर लो है। मतलब अभी जो प्रोडक्ट आपने बनाया वो लोगों तक पहुंच रहा है, ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी स्टार्टिंग है, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क है। सपोज आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, अभी नया नया है, तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है, लेकिन वो ज्यादा लोगों तक पहुंचा अभी नहीं है, धीरे धीरे पहुंच रहा है, तो उसका मार्केट शेयर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका काउ, कैश काउ, इसे बोलते हैं कैश काउ, कैश काउ। ठीक है, इसमें क्या है, ग्रोथ कम है। ठीक है, ग्रोथ कम है, शेयर ज्यादा है। सर ये क्या हुआ, मान के चलो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसको काफी टाइम हो चुका है, वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच चुका है, तो मार्केट शेयर क्या हो गया, हाई हो गया, क्योंकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच चुका है। अब क्योंकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच चुका है, तो उसकी ग्रोथ तो रुक जाएगी ना, क्योंकि लगभग सबने खरीद लिया, तो उसकी ग्रोथ लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे, मैं इसको आपको अलग से लिख के बता देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। चलो देखो यहां पे आपका स्टार है, स्टार के अंदर आपकी ग्रोथ भी ज्यादा है और मार्केट शेयर भी ज्यादा है। मतलब मार्केट लोगों के पास अच्छा खासा पहुंचा हुआ है प्रोडक्ट और ग्रो करे जा रहा है, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। ठीक है, फिर डॉग में दोनों चीज लो कर दो आप, ग्रोथ भी बेकार हो रही है, लोगों ने एक्सेप्ट भी नहीं किया, मार्केट शेयर भी बहुत कम है। ये तो बहुत आसान था। अब दिक्कत आती है क्वेश्चन मार्क में और कैश काउ में। कैश काउ, कैश काउ। तो जो क्वेश्चन मार्क की बात करें, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन मार्क मतलब है कि भाई आपका ग्रोथ ज्यादा है, अभी नया नया लॉन्च हुआ है, लोग खरीद रहे हैं, लेकिन अभी नया लॉन्च हुआ है तो लोगों तक पहुंचा नहीं है, पहुंचा नहीं है, तो मार्केट शेयर बेटा कम हो गया।
मार्केट शेयर कम हो गया। और लास्ट में आता है कैश काउ। कैश काउ मतलब होता है कि ग्रोथ कम है और मार्केट शेयर ज्यादा है, मार्केट शेयर ज्यादा है। तो ये आपको याद करना होगा और बहुत आसान है। स्टार अच्छा है, डॉग बेकार है, और क्वेश्चन मार्क और कैश को ही आपका याद करने वाला है। और क्वेश्चन मार्क में आप ऐसे याद करो, क्वेश्चन मार्क है आगे क्या होगा पता नहीं, आगे क्या होगा पता नहीं, इसका मतलब ये लोगों तक ज्यादा पहुंचा नहीं है, तो मार्केट शेयर कम हो गया, ग्रोथ ज्यादा हो गई। ठीक है, और वहीं कैश काउ की बात करें तो वो क्वेश्चन मार्क का जस्ट उल्टा है। वहां पे मार्केट शेयर ज्यादा है, तभी तो बोले कैश काउ, ज्यादा पैसा बना चुके हो आप और ग्रोथ कम है ना, ग्रोथ रुक गई है ना। चलो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीसीजी मैट्रिक्स, यहां से लगभग हर दूसरे साल में क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है, ठीक है। चलो, थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है। देखो, वही चीज जो मैंने आपको बताई वो यहां लिखी हुई है। स्टार में मार्केट शेयर, रिलेटिव मार्केट शेयर और ग्रोथ रेट दोनों हाई है। कैश काउ में रिलेटिव मार्केट शेयर हाई होता है, ग्रोथ कम हो जाती है। क्वेश्चन मार्क में ग्रोथ रेट हाई है लेकिन रिलेटिव मार्केट शेयर जो है वो लो है। और डॉग के अंदर दोनों ही चीज, चाहे वो रिलेटिव मार्केट शेयर हो चाहे वो ग्रोथ रेट हो, दोनों ही चीजें कम है। तो आपको ये चीज समझ आ गई है बिल्कुल। चलो, तो आपने एक मैट्रिक्स तो बेटा यहां निपटा लिया। अब आते हैं एंजो मैट्रिक्स, ये भी बड़ा आसान है। एंजो मैट्रिक्स बेसिकली एक मैट्रिक्स है जो कि हेल्प करता है किसी भी कंपनी को आप उसका रेवेन्यू बढ़ाने में, उसका रेवेन्यू इंक्रीज करने में हेल्प करता है। कैसे? ये बताता है कि उसको प्रोडक्ट नया लॉन्च करना है या नई मार्केट में एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, दिल्ली के अंदर लॉन्च कर दिया, आप बेच रहे हो, अब आपको रेवेन्यू क्रिएट करना है और भी, तो हो सकता है कि आपको दिल्ली के बाहर भी बेचना पड़े, दिल्ली के बाहर यूपी में, पंजाब में या साउथ में आपको जाके आपको बेचना पड़े, हो सकता है। या हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ठीक है दिल्ली में, आपको नया प्रोडक्ट बनाना चाहिए। तो ये सारी चीजें कि यार नया मार्केट में जाओगे कि नया प्रोडक्ट बनाओगे, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, चलो एक एक करके इसको समझते हैं। इसको बोलते हैं एंजम मैट्रिक्स प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स। प्रोडक्ट मार्केट, जैसे मैंने बोला, इसमें हमें दो चीजों के बारे में पता लगता है, प्रोडक्ट मार्केट, प्रोडक्ट नया लेकर आऊं या मार्केट ही चेंज कर लूं। ठीक है, बड़ा आसान है। तो इसमें चार कॉन्सेप्ट आते हैं। मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वही प्रोडक्ट है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं लेकिन नई मार्केट में चला गया। फिर आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है कि वही मार्केट है लेकिन प्रोडक्ट नया बना लिया मैंने। कितना आसान है, देखो पहले दो। फिर आता है मार्केट पेनिट्रेशन, इसका मतलब होता है उसी मार्केट में और उसी प्रोडक्ट के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, पेनिट्रेट कर रहा हूं और अंदर जा रहा हूं। डाइवर्सिफिकेशन, नया प्रोडक्ट और नई मार्केट, दोनों ही चीज नहीं कर दी। तो ये आपका बड़ा सिंपल सा एंजो मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट और मार्केट से रिलेटेड। नई मार्केट है ना, तो मार्केट डेवलपमेंट, नया प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दोनों ही सेम है, पुराने हैं तो पेनिट्रेशन, दोनों ही नए हैं तो डाइवर्सिफिकेशन। खत्म। चलो, हो गया ये भी एंड्स ऑफ मैट्रिक्स। आगे चलते हैं। एसटीपी, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग। ये भी क्वेश्चंस बहुत पूछता है, ये भी कहानियां हैं बस। एसटीपी बोले तो सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशन, जैसे मैंने बोला, इसमें हम मल्टीपल कंज्यूमर कैटेगरीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू सेलेक्ट। अभी समझाता हूं, बहुत आसान है, कहानी है बस। टारगेटिंग मतलब कि हम उसमें एक टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं और उनको फिर हम प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। फिर पोजीशनिंग, पोजीशनिंग मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट, चाहे वो कोई आइटम हो चाहे कोई सर्विस हो, आइटम मतलब गुड, ठीक है, वो लोगों के माइंड में किस तरह से बैठा हुआ है एज कंपेयर टू कॉम्पिटिंग गुड्स। मतलब मान के चलो, आपने, आपके और आपके दोस्त ने, कंपटीशन है दोनों के बीच में, दोनों ने एक ही प्रोडक्ट लॉन्च किया, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं। अब आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है क्योंकि आपके फीचर कस्टमर को पसंद आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका प्रोडक्ट अच्छे से पोजीशनड है एज कंपेयर टू हिस। ठीक है, उसका बिक नहीं रहा ना, क्योंकि उसने अच्छे से पोजीशन नहीं किया, अच्छे से फीचर्स को बताया नहीं, लोग परसीव भी नहीं कर पा रहे, यार हमें उससे कुछ बेनिफिट भी नहीं मिल रहा। तो ये तीन चीज होती है एसटीपी, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग।
अब हम इसको समझते हैं डिटेल में, सेगमेंटेशन को, बड़ा आसान है। देखो, मान के चलो, जस्ट मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। आप सेगमेंटेशन करोगे, पहले आप ना सेगमेंट्स बनाते हो। आपको कोई कपड़ा बनाने वाली, एक फैशन कपड़ा बनाने वाली कंपनी लॉन्च करनी है। अब आपको समझ आ गया कि यार ये फैशन जो है, मैं डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स बनाता हूं। पहला स्टेप, सेगमेंट्स बनाऊंगा अलग अलग एज ग्रुप का, बच्चों का, फिर थोड़ा एज और आगे बढ़ी, है ना, फिर और आगे अडल्ट, फिर और आगे, फिर आपका ओल्ड एज आ गई, फिर और ओल्ड एज आ गई। तो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स बन गई है ना, मैन ऑफ डिफरेंट एजेस। ऐसा ऐसा वुमेन का भी बन जाएगा इधर ही। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने यहां पर डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स बना दिए। ठीक है, अब क्या हुआ, सेगमेंट्स जैसे ही आपने बनाए, उसके बाद आपने देखा कि यार ये जो ऑडियंस है, 3 सेगमेंट, ये लोग जो है ना फास्ट फैशन चाहते हैं। फास्ट फैशन समझते हो? फास्ट फैशन मतलब होता है कि यार वो फैशन जो जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो हर वक्त एक ही समय एक ही टाइप के कपड़े पहनते हैं, वाइट या ब्लैक कलर। कुछ लोग होते हैं जो फैशन के हिसाब से चेंज होते हैं। तो मोस्टली कंपनी ने आइडेंटिफाई करा कि ये 3 जो सेगमेंट्स हैं वो फास्ट फैशन चाहते हैं, तो कंपनी ने इनको टारगेट करा। तो पहले 2 स्टेप तो बेटा आपको क्लियर हो गए। सेगमेंटेशन क्या होता है, टारगेटिंग क्या होता है, टारगेट किया उनको। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अच्छे से प्रोडक्ट्स बनाए जो कस्टमर चाहते थे, और उनकी पोजीशनिंग भी अच्छी हो गई, गुड पोजीशनिंग, क्योंकि उन्होंने फास्ट फैशन प्रोवाइड किया और वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे। यही तो 3 स्टेप हैं, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। देखो कितना आसान है ना। चलो, तो बहुत आसान था, और बेसिक ये फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट बहुत आसान है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। अब सेगमेंटेशन कुछ बेसिस पे किया जाता है, जैसे जोग्राफिकल बेसिस पे किया जाता है, रीजन, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री। हो सकता है इंडिया में जो बिक रहा हो वो अमेरिका में नहीं बिक रहा हो, जो अमेरिका में बिक रहा है वो इंडिया में नहीं बिक रहा। तो कंट्री वाइज, जोग्राफिकल वाइज सेगमेंटेशन की जा सकती है। डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन की जा सकती है, जैसे हमने देखा भी एज के बेसिस पे, मैंने आपको बताया। हो सकता है मेल्स के अंदर कोई चीज़ ज़्यादा प्रेफर्ड है, फीमेल के अंदर कम है, तो जेंडर के बेस पे, फैमिली साइज, फैमिली लाइफ, ये आपको याद नहीं करना है। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, जैसे पूछ लिया कि रेस किसके अंदर आता है, तो डेमोग्राफिकल के अंदर आता है ना। कॉन्टिनेंट किसके अंदर आता है, जियोग्राफिकल के अंदर आता है, बस यही क्वेश्चन आएगा। रिलीजन, नेशनैलिटी, ये सब डेमोग्राफिकल होता है। उसके बाद आता है साइकोग्राफिकल में लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी, सोशल क्लास होता है ना। जैसे कि यार हमारी पर्सनैलिटी हमें बहुत तगड़ी दिखानी है, तो हम महंगे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, प्रीमियम प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। अब जिनका ऐसा है कि उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता यार, पर्सनैलिटी मेंटेन नहीं करनी, बस अपना गुजारा करना है, तो वो लोग इतने महंगे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे। तो कंपनी आइडेंटिफाई करती है कि यार ऐसे लोग जरूर होते हैं जिनको अपनी सोशल क्लास, पर्सनैलिटी मेंटेन करनी है, तो वो ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, ब्रांडेड शूज लेंगे, है ना। तो कंपनी टारगेट करने की कोशिश करती है, और जिसको जैसा चाहिए वैसे प्राइस में प्रोडक्ट देती है। जिसको प्रीमियम चाहिए उसको भाई पैसा ज्यादा चार्ज करेगी, जिसको प्रीमियम नहीं चाहिए उसके लिए सस्ता रहेगा। फिर लास्ट में आता है बिहेवियरल, इसको मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूं। परचेज ओकेशन, बेनिफिट सॉर्ट, यूजर स्टेटस, यूसेज रेट, लॉयल्टी स्टेटस, रेडीनेस। ये भी बहुत आसान है, मतलब लिटरली बहुत आसान है। हम इसको देख लेते हैं अभी के अभी। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा आपका बिहेवियरल सेगमेंटेशन, बहुत आसान है ये। चलो इसको देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको सबसे आसान की तरफ ही ले जाता हूं, परचेज ओकेशन। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ फेस्टिवल और बर्थडे पे ही शॉपिंग करते हैं। बेनिफिट सॉर्ट, कुछ लोग होते हैं जो देखते हैं कि हमें बेनिफिट उसके अंदर क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिलेगा तो ही लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। कुछ लोग होते हैं यूजर स्टेटस मतलब कि लगातार सामान खरीदते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। कुछ लोग होते हैं कभी कभार लेते हैं। देखो कितना आसान है ना। तो परचेज ओकेशन वाले लोग हो गए, बेनिफिट्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, यूजर स्टेटस क्या है ना। बोलते ना कि जैसे दुकानदार होता है, ये तो हमारा परमानेंट कस्टमर है, हमारे पास आता रहता है, यार आप कभी कभार आते हो। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, कस्टमर लॉयल्टी। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहली बात तो लॉयल होते हैं लोग, है ना। लॉयल्टी बहुत, लॉयल्टी इज रॉयल्टी। तो लॉयल मतलब कि जो एक ही दुकान से एक ही कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे हमारे जो फार्मामेंट्स के बच्चे हैं वो हमारे पास ही रहते हैं, दे आर लॉयल टू अस। तो लॉयल हो गया। फिर होता है स्प्लिट लॉयल, जो कि 2-3 ब्रांड से चीजें खरीदते हैं, उनको स्प्लिट बोला जाता है। कभी इससे ले लिया, कभी उससे ले लिया। फिर होते हैं स्विचर्स, जो स्विच मारते रहते हैं
कि यार कभी एक ब्रांड से लेंगे, कभी दूसरी ब्रांड से लेंगे। इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक रेगुलर, एक ओकेजनल। रेगुलर होते हैं जो बार बार स्विच मारते रहेंगे, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, उनका कोई ठिकाना नहीं है। वोकेशनल स्विचर जो होते हैं वो कभी कभार स्विच मारते हैं। तो यहाँ पे तीन टर्म्स है बेटा, लॉयल है जो कंप्लीटली लॉयल है, स्प्लिट लॉयल है जो इधर उधर अपनी लॉयल्टी दिखाते हैं, और स्विचर जो एक जगह से दूसरी जगह स्विच मारते जाते हैं, है ना। चलो, तो ये भी आसान था सर, वेरी गुड, ये भी बहुत आसान था। आगे चलते हैं, ठीक है। यूसेज रेट, यूसेज रेट मतलब होता है कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही हैवी, जब जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा हैवी शॉपिंग कर लेंगे, कुछ मीडियम होते हैं सोच समझ के लेंगे, कुछ बहुत ही कम लेते हैं, ऐसा भी होता है। एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब होता है कि उस प्रोडक्ट के थ्रू कस्टमर का एटीट्यूड कैसा है, अच्छा है तो वो शॉपिंग कर लेगा, गलत है नेगेटिव है तो नहीं करेगा, ठीक है। बाइंग स्टेज, कौन सी स्टेज पर है कस्टमर, या तो वो रेडी टू बाय है, खरीदने ही वाला है, या तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है। जैसे फार्मा माइंड्स की बात करता हूँ, बच्चे हमारे पास आते हैं बैचेस ज्वाइन करने के लिए, तो कुछ तुरंत ही ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सर फीचर्स क्या मिलेंगे, थोड़ा और बताओ, थोड़ा और बताओ। तो ये भी मैटर करता है कौन सी स्टेज पे कस्टमर है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, फार्मा माइंड्स का मैंने आपको बताया, लेकिन इससे ज़्यादा रिलेटेड एग्जाम्पल मैं आपको किसी और का देता हूँ। जैसे आप टीवी लेने जाते हो, फार्मा माइंड्स में तो ये इतना फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। मैं आपको जैसे आप कोई बड़ा टीवी लेने जाते हो, तो हो सकता है कि आप जाते ही खरीद लो रेडी टू बाय, हो सकता है उसकी जानने के बाद आप थोड़ा उनसे पूछो, जांच करो कि यार ये प्रोडक्ट का फीचर क्या है, प्राइस कितना है, डिस्काउंट होगा कि नहीं होगा, कितने साल चलेगा, वारंटी दे दो, है ना। गैदरिंग द इंफॉर्मेशन टू बाय। चलो, इसके बाद आता है टारगेटिंग टाइप्स। टारगेटिंग टाइप्स की बात करें बेटा, टारगेटिंग टाइप्स की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। इसके अंदर आता है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, ये सारी चीजें आती हैं, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग और माइक्रो मार्केटिंग, ठीक है। तो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग मतलब होता है मास मार्केटिंग, जब आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन को टारगेट करते हो एक सिंगल स्ट्रेटेजी के साथ, एक ही स्ट्रेटेजी पूरी पॉपुलेशन पे लगा दी, अनडिफरेंशिएटेड। फिर आता है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, इसमें सेगमेंट मार्केटिंग होता है। आप बेसिकली क्या करते हो, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाते हो, ठीक है। चलो, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी कपड़ा बनाती है बच्चों के लिए भी, और अडल्ट के लिए भी, और बुजुर्गों के लिए भी, तो सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाओगे आप बेचने के लिए, ठीक है। फिर आता है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग को नीश मार्केटिंग बोला जाता है। इसके अंदर बेसिकली कुछ सिंगल सेगमेंट पे ही कंसंट्रेट किया जाता है। जैसे हमने बहुत सारे सेगमेंट्स बनाए, S1 से लेके S7, 7 सेगमेंट है, लेकिन हम फोकस 1-2 पे ही कर रहे हैं, उसे बोलते हैं नीश मार्केटिंग। फिर आता है माइक्रो मार्केटिंग, ये नीश मार्केटिंग से भी लोअर लेवल पे है। इसमें ये बेसिकली छोटी छोटी सिटीज और रीजन्स पे किया जाता है, या और इसमें प्रोडक्ट को बेचा जाता है एक सिंगल इंसान को या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को, मतलब और भी छोटे लेवल पे आ गए हम लोग, ठीक है। माइक्रो मार्केटिंग, एक इंसान को सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ग्रुप ऑफ लेवल को सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स वेरी माइक्रो लेवल, छोटे लेवल पे आ गए। और अनडिफरेंशिएटेड मतलब इसमें पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है, ठीक है। चलो, तो ये भी चीज क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, ब्रांड एंड ब्रांड इक्विटी। ब्रांड एंड ब्रांड इक्विटी की बात करें, चलो इसमें मैं आपको एग्जांपल अगेन फार्मा माइंड्स का एग्जांपल देता हूं। तो ब्रांड क्या होती है, जिसके पास कोई नाम है, सिंबल है, टर्म है, डिजाइन है, जो कि अपने आप को डिस्टिंग्विश करती है दूसरी कंपनी से या दूसरे सेलर से, ठीक है। जैसे अब फार्मा माइंड्स का नाम है, सिंबल है, लोगो है, डिजाइन है, तो इट इज अ ब्रांड। सो फार्मा माइंड्स इज अ ब्रांड, ठीक है। किसी भी कंपनी का लोगो है वो ब्रांड है, वो अपने आप को ब्रांड एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप को बाकी सेलर से अलग दिखाते हैं, ठीक है। चलो, फिर आता है ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी मतलब क्या होता है कि कस्टमर उनके प्रोडक्ट से क्या वैल्यू रिसीव कर रहे हैं, क्या वैल्यू रिसीव कर रहे हैं। जैसे कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी, जैसे आप एग्जांपल फार्मा माइंड्स का ले लो, चलो आई टेक माय एग्जांपल ओनली। हम कोशिश करते हैं कि हम अपना कंटेंट ऐसा बनाएं कि बच्चों को याद रहे, अलग हो, है ना। एक्स्ट्रा क्या दे सकते हैं एज कंपेयर टू अदर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और हाईएस्ट कैलिबर, हाईएस्ट क्वालिटी का हो, रिलायबल हो, है ना, सही कंटेंट हो। तो ये सब चीजें ब्रांड इक्विटी के अंदर आ जाती हैं कि हम क्या डिफरेंट कर रहे हैं
एज कंपेयर टू अदर्स। अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, करियर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चों के बीच में हाई रिकॉल है, बच्चे हमेशा जब बात करते हैं फार्मामेंट्स की तो फार्मामेंट्स की तरफ आते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और रेफरल बेस है ना। जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं वो अपने जूनियर्स को रेफर करते हैं। तो ये सब चीजें ब्रांड इक्विटी का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बड़ा सिंपल है, जैसे हर चीज का एक लाइफ साइकिल होता है, हर चीज बॉर्न होती है और उसकी डेथ होती है, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। ह्यूमंस के सबका एक लाइफ साइकिल होती है, वैसे ही प्रोडक्ट की भी एक लाइफ साइकिल होती है। उसकी स्टोरी, कहानी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, उसकी कहानी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड 4 स्टेज में बेटा आती है। पहली है इंट्रोडक्टरी फेस, इसमें मार्केट के अंदर पहली बार प्रोडक्ट को लाया जाता है, कस्टमर को बताया जाता है कि आप इसको ट्राई करो, पहली फेस। दूसरा ग्रोथ फेस, इसमें प्रोडक्ट बिकने लगता है और कंपनी की सेल मल्टीप्लाई हो जाती है, कंपनी ज्यादा मुनाफा कमाती है। ठीक है, कस्टमर उस ब्रांड को एक्सेप्ट करने लगता है। ठीक है, और इसका मोटो होता है प्रेफर माय प्रोडक्ट। पहले इंट्रोड्यूस किया, अब मेरे प्रोडक्ट को प्रेफर करो। फिर आता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द लोग प्रोडक्ट को ले चुके हैं, तो प्रोडक्ट मैच्योर हो गया है, तो इसमें क्या होता है ग्रोथ नीचे जाने लगती है। अब 100 लोग हैं, आपने 80 को बेच दिया, 20 रह गए बस, तो ग्रोथ अब कम हो जाएगी ना। तो भाई होता क्या है यहां पर, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव परचेज द प्रोडक्ट, तो यहां पे सेल्स गिरने लगती हैं। या फिर ये भी रीजन हो सकता है कि नए कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गए, ये भी हो सकता है, इस वजह से भी मैच्योरिटी आ जाती है। और लास्ट में डिक्लाइन फेज आता है कि प्रोडक्ट मार्केट से खत्म ही हो जाता है। तो ये आपके 4 फेजेस हैं और बड़े आसान है। ठीक है, बड़े आसान है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना। कैश काउ मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, कैश काउ वो इसमें से कौन से फेज में आएगा? इंट्रोडक्टरी, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। सोच के आंसर देना कि हम कैश काउ से किसको रिलेट कर सकते हैं। यहां पर इंट्रोडक्टरी को कर सकते हैं, मैच्योरिटी, डिक्लाइन या ग्रोथ। और मैं आपको याद भी दिला देता हूं, कैश काउ मतलब कैश ज्यादा है तो मार्केट शेयर ज्यादा मिल गया है, ग्रोथ कम हो गई है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था। अब मुझे बताओ कौन से फेज में लगेगा। चलो आगे चलते हैं। ये ग्राफ बेटा ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, पहले इंट्रोड्यूस हुआ, ग्रोथ हुई, मैच्योर में एक थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपकी और यह डिक्लाइन हो गया। ठीक है, अब ये समझना बहुत जरूरी कि आपका प्रोडक्ट किस फेज पे है। अगर इंट्रोडक्शन फेज पे है तो मैं ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजिंग करूंगा, ग्रोथ पे है ज्यादा बिक रहा है अब मैं और इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैच्योर हो गया है तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं उस प्रोडक्ट को और प्रमोट करूं कि भाई रहने दूं, और डिक्लाइन हो रहा है तो भाई डिक्लाइन हो रहा है। तो इस चीज को बनाना बहुत जरूरी, ताकि कंपनी ये समझ पाए कि वो उस प्रोडक्ट के साथ क्या करे, आगे उसको लेके जाए या ना लेके जाए। ठीक है, चलो हो सकता है कि मैच्योर हो रहा है, हो सकता है डिक्लाइन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको नई मार्केट में लॉन्च कर देंगे। और नई मार्केट को लॉन्च करना क्या बोला जाता है? मार्केट डेवलपमेंट, एंड्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, पूरी एमबीए सीख लोगे आज। मार्केट रिसर्च नेक्स्ट आता है। मार्केट रिसर्च ये आपने जरूर की होगी, बचपन में भी की और अभी भी किया आपने, है मैं आपको बताता हूं, बड़ा आसान है। देखो सिंपल सी बात है, मार्केट की स्टडी करना कि यार लोग चाहते क्या हैं। होता ना, हम जाते हैं सर्वे करते हैं, सर नाम बताइए, एज बताइए, अच्छा ये प्रोडक्ट है आपको अच्छा लगा, ठीक लगा, गुड लगा, ठीक है, ऑन अ स्केल ऑफ 5, 4, 3, 2, 1, ये प्राइमरी मार्केट रिसर्च होता है। आप लोगों का ओपिनियन जानते हो अपने प्रोडक्ट को लेके। तो जब भी कोई कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो मार्केट की रिसर्च करती है कि जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है वो लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो फिर वो उसके अंदर चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई मूवी लॉन्च होती है तो वो कुछ लोगों को पहले दिखाई जाती है, आपके सामने सीधे आपको नहीं दिखाई जाती। कुछ उनकी ऑडियंस होती है, उनको मूवी दिखाई जाती है कि यार ये मूवी बनी है, देखो उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स होंगे तो बताना। स्क्रीनिंग होती है, बोल इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो लोग उसको देखते हैं, लोगों को पसंद आती है, बहुत अच्छी बात, नहीं आती तो फीडबैक देते हैं, उसके बेसिस पे इंप्रूवमेंट की जाती है। ठीक है, तो मार्केट रिसर्च का मेन गोल क्या होता है कि अपने गुड या सर्विस जो भी हम दे रहे हैं उसको इवैल्यूएट करना कि मार्केट के अंदर वो फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, और जो हमारी मार्केट है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। सिंपल है।
बड़ा आसान है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम पोटेंशियल कस्टमर्स को इंटरव्यू करते हैं ये समझने के लिए कि यार ये कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, चलो तो ये दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो अभी तक मैं आपको बता रहा था वो प्राइमरी था। प्राइमरी के अंदर हम इंटरव्यू लेते हैं, एथनोग्राफिक रिसर्च करते हैं, फोकस ग्रुप मतलब ग्रुप बना के उनसे ही पूछना, उसके बाद इंटरव्यू लेना, एथनोग्राफिक रिसर्च करना, ये आप गूगल करना, ठीक है, आपका होमवर्क है, वैसे आएगा नहीं इतना डिटेल में लेकिन पढ़ना इसके बारे में, इंटरेस्टिंग है, 1-2 मिनट ज़्यादा लगेगा नहीं टाइम। तो अगर हम सबसे पहला जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, अभी डेटा अवेलेबल कहीं नहीं है, हम जाके कलेक्ट कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे प्राइमरी मार्केट रिसर्च बोला जाता है। वही मैं बात करूं अगर डेटा ऑलरेडी अवेलेबल हो न्यूज़पेपर में, पीरियोडिकल्स, किताबों में, कंपनी की वेबसाइट पे वगैरह वगैरह, और उससे डेटा उठाकर हम अपनी रिसर्च को पूरा करें, दैट इज सेकेंडरी मार्केट रिसर्च। तो दिस इज फ्रॉम स्क्रैच, दिस इज समथिंग विच हैज ऑलरेडी बीन डन एंड वी आर काइंड ऑफ यूजिंग इट। ओके, चलो क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, इंटरव्यू हो रहा है, यहां इंफॉर्मेशन पहली बार ली जा रही है तो प्राइमरी, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, चीजों को मैग्नीफाई कर रहे हैं, मैग्नीफाई रेक्टिफाई कर रहे हैं, जो ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है उससे डेटा निकाल रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट रिसर्च। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इसके बारे में समझते हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक बिजनेस प्रोसेस है जिसके अंदर हम कोई भी प्रोडक्ट को या सर्विस को डिजाइन, डेवलप, लॉन्च और मैनेज करते हैं। सिंपल है, ठीक है। अब कस्टमर का क्या बायस है, कस्टमर को वो प्रोडक्ट के बारे में क्या पॉजिटिव नॉलेज है, नेगेटिव नॉलेज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। यही चीज जीपैट 2018 में पूछी थी। अगर वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में अच्छा सोचता है तो वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इस प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स बनाए जाते हैं, टास्क बनाए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है अलग अलग लोगों को कि भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, ठीक है। और उनको फिर आपस में कोऑर्डिनेट कराया जाता है ताकि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके सक्सेसफुली और प्रॉपर टाइम पे हो सके और बजट में हो सके। इट्स वेरी सिंपल। आप अपने घर के अंदर किसी की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, अब बर्थडे पार्टी के लिए आपको बलून्स लगाने हैं, है ना, हो सकता है घर में क्लीनिंग करनी हो, तो ये आपका एक सर्विस है जो आप देने वाले। जस्ट फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने 1-2 लड़के लगा दिए, भाई तू क्लीनिंग कर, तो एक काम कर बाजार से बलून्स लेकर आ। एक टीम बना दी जो घर पे पूरे बलून्स लगाएंगे, एक म्यूजिक सिस्टम देखेगा। अब तो आपने टाइम दे दिया 9 बजे तक सारी चीजें चाहिए क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं, है ना, गेस्ट आने वाले हैं। तो आपका फिर आप बजट भी बनाओगे, अच्छा ठीक है बलून्स मेरे 100 रुपए के अंदर आ जाएंगे, है ना, डेकोरेशन के लिए टेप वेप लगेगी, उसको इतना खर्चा होगा। तो यही चीज तो है, ये आप मैनेजमेंट कर रहे हो। इसी चीज को कंपनी बड़े लेवल पे करती है, उसको प्रोडक्ट मैनेजमेंट बोला जाता है। तो हम मैनेजमेंट डेली लाइफ में भी कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं लगता, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जीपैट नाइपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो अब इसको इस तरह से समझते, मैं आपको पहले समझा देता हूं फिर मैं आगे चलता हूं, क्योंकि थ्योरी पढ़ना अच्छी बात है लेकिन चीजें समझ आनी चाहिए। और फार्मा माइंस में कभी भी चीजें, कोई भी चीज रट्टाफिकेशन के लिए मैं नहीं बोलता। देखो कुछ चीजें रटनी पड़ती हैं, ऑफ कोर्स आपको ईयर्स याद ही करने पड़ेंगे, लेकिन एक आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, आपको समझ ही नहीं आया तो फिर मेरा फायदा क्या यहां पर होने का, ठीक है। चलो तो प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट लाइन को देखते हैं। मान के चलो कि एक कंपनी है, कंपनी XYZ, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनाती है स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन्स, ठीक है, फिर बनाती है ये आपके स्मार्टफोन्स हो गए, कुछ आपके बनाएगी ये साउंड सिस्टम्स बनाती है, साउंड सिस्टम्स, ठीक है, कुछ और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाती है, मान के चलो ये ईयरफोन्स बनाते हैं, साथ में ईयरफोन्स बनाते हैं, और ये कुछ और भी ABC एक्स्ट्रा चीजें बनाती हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट इनके हैं सारे मिला के उन्हें बेटा बोला जाएगा प्रोडक्ट मिक्स। बस इतना बताना था आपको, ठीक है। सारे के सारे
प्रोडक्ट, स्मार्टफोन, साउंड सिस्टम, ईयरफोन्स, एबीसी एक्स्ट्रा जो भी है वो सब के सब आ गए मिक्स में। अब सर प्रोडक्ट लाइन क्या होता है? प्रोडक्ट लाइन हो गया एक स्मार्टफोन, दो साउंड सिस्टम, तीन ईयरफोन्स और चौथा आपका एक्सेट्रा। तो यहां पर आपकी प्रोडक्ट लाइन हो गई बेटा चार 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 अलग अलग लाइन जा रही है ना। तो टोटल इज मिक्स, लाइन इज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इसमें मैं और भी आपको डेफिनेशन बताने वाला हूं, ध्यान से सुनते जाना, एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, अब थ्योरी पे चलते हैं। तब प्रोडक्ट मिक्स इज कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दैट अ कंपनी ऑफर्स फॉर सेल टू इट्स कस्टमर्स। तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जितने भी आपके प्रोडक्ट कंपनी बेच रही है उसी को बोला जाता है प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, अब प्रोडक्ट लाइन आता है, इट रेफर्स टू ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। जैसे कि मैं आपको ऊपर वाले सेंटेंस में ही पढ़ा देता हूं। टेलीविजन्स ये एक प्रोडक्ट लाइन है, स्मार्टफोन्स एक प्रोडक्ट की लाइन है, लैपटॉप एक प्रोडक्ट की लाइन है, हेडफोन्स एक प्रोडक्ट की लाइन है, सबकी अलग अलग लाइन बनेगी ना। टेलीविजन में ये थोड़ी कि टेलीविजन एक ही टाइप का, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो प्रोडक्ट मिक्स में सारी चीजें आ जाएंगी और प्रोडक्ट लाइन में वेराइटी आती है। ठीक है, चलो इसको मैं और भी डिटेल में आपको समझाऊंगा। अब कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। विड्थ, ब्रेथ, लेंथ और डेप्थ। ठीक है, इस चीज को समझते हैं और मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा जब आपको रट जाएगा। ठीक है, उस समय तो आपको बिल्कुल ही समझ आ जाएगा कि भाई क्या चीज है विथ डेप्थ, ये क्या होता है। चलो, विड्थ इट रेफर्स टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस विद अ कंपनी प्रोडक्ट मिक्स। मान के चलो ये एक कंपनी है, इसके अंदर ये 4 प्रोडक्ट लाइंस हैं। ठीक है, तो इन चारों को क्या बोला गया? विड्थ बोला गया। तो अगर ये 4 हैं तो विड्थ हो गई 4, 1 2 3 4, तो विड्थ हो गई 4। सिंपल है, आसान है। चलो बहुत बढ़िया, विड्थ समझ आ गया। आगे चलते हैं। ब्रेड्थ पे बाद में आऊंगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेंथ, लेंथ इंपॉर्टेंट है। अब लेंथ को पढ़ने से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा डेप्थ, क्योंकि लेंथ बाद में समझ आएगा। अब टेलीविजन्स में हो सकता है कि यार 32 इंच का टीवी हो, 42, चलो इसको मैं बना के दिखाता हूं। लेट्स जस्ट ड्रॉ दिस। ये आप मान के चलो कि आपके पास कंपनी है XYZ, ये स्मार्टफोन बनाती है, स्मार्टफोन बनाती है और क्या बनाती है? स्मार्टफोन हो गए, लैपटॉप्स हैं और सर ईयरफोन्स हैं। अब जल्दी से बताओ बेटा विड्थ कितनी हो गई? 1 2 3, विड्थ 3 हो गई। अब स्मार्टफोन में आपके पास 4 अलग अलग टाइप के स्मार्टफोन है। ठीक है, लैपटॉप में आपके पास 2 अलग टाइप के लैपटॉप्स अवेलेबल हैं। ईयरफोन्स में आपके पास टोटल 6 कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो ये स्मार्टफोन के अंदर भी कितनी कैटेगरी है, उस चीज को क्या बोला जाता है? डेप्थ, डेप्थ, डेप्थ। ठीक है, आप समझ गए? स्मार्टफोन में 4 डेप्थ हो गई आपके। ठीक है, लैपटॉप में 2 हो गई, ईयरफोन्स में 6 हो गई। समझ गए? अब सर लेंथ क्या होता है? लेंथ मतलब होता है सबको ऐड कर दो, 4 + 2 6, 6 + 6 12, तो लेंथ हो गई 12। तो आपको हर चीज निकालनी आ गई यहां से। डेप्थ मतलब एक स्पेसिफिक लाइन के अंदर कितने प्रोडक्ट्स होते हैं? 4, यहां 4 है, यहां 2 या 6। लेंथ मतलब सबको ऐड ऑन कर दो। ठीक है, और विड्थ कितनी हो गई? 1 2 3 हो गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आपने सारी चीजें पढ़ ली हैं। विड्थ आपने पढ़ ली, ठीक है, विड्थ आपने पढ़ ली, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, वेरी इजी। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है ब्रेड्थ। ब्रेड्थ क्या होता है? इसमें कोई नंबर नहीं होता, ये क्वालिटेटिव होता है। तभी मैंने बोला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव होता है, मतलब समझ लो कि जो आपका विड्थ है और जो आपका ब्रेड्थ है ये दोनों सेम है, दोनों सेम है। बस फर्क क्या है? विड्थ आप क्वांटिफाई कर सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे हमने निकाला कि भाई 3 है, ये कंपनी है, इसके पास 3 प्रोडक्ट लाइंस हैं, तो 1 2 3, तो 3 इसकी विड्थ हो गई। ब्रेड्थ क्या होता है? इसका कोई नंबर नहीं होता, ये क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव। ब्रेड्थ हमें बताता है कि किसी कंपनी के पास कितने वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं। यार इस कंपनी के पास टेलीविजन्स हैं, लैपटॉप है, ईयरफोन्स हैं,
तीन अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, इनकी ब्रेथ अच्छी है, क्वालिटेटिव होता है। आप समझ गए होगे आप, ठीक है। चलो, उसके बाद मैंने आपको लेंथ भी बता दिया, लेंथ मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। जल्दी से एक बार और सुन लो, इसको खत्म करें। ये कंपनी है, इनके पास तीन प्रोडक्ट लाइंस हैं। जो पहला टाइप है, इसके दो प्रोडक्ट्स हैं, इसके तीन हैं, ठीक है। बी वाले प्रोडक्ट के तीन टाइप्स हैं और सी वाले के चार टाइप्स हैं, ठीक है। तो ए वाले का जो डेप्थ हो गया वो हो गया 1 और 2, तो डेप्थ हो गया 2, ठीक है। दो वाला बी का कितना हो गया 3 और सी का कितना हो गया 4, ये डेप्थ हो गई। अब लेंथ मतलब होता है सबको ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो 9 आ गया। तो लेंथ इज द टोटल ऑफ ऑल दी डेप्थ्स, सबको ऐड ऑन करना होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, बोला था ना, टोटल नंबर ऑफ दी प्रोडक्ट्स। बहुत बढ़िया। चलो, और डेप्थ मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ये आप ऑलरेडी जानते हो। अब इस चीज को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ये कंसिस्टेंसी क्या होता है, इसमें मैं लास्ट में आता हूं, इसको भी डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। हाँ, ओके, डायग्राम एक बनाता हूं मैं आपके लिए। XYZ कंपनी है, ठीक है। इस डायग्राम में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 1 2 3, ये तीन अलग लाइंस हैं। तो बेटा विड्थ कितनी हो गई, विड्थ हो गई 3, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट ए टाइप है, बी टाइप है, सी टाइप है, ए के दो कैटेगरी अलग अलग, बी की दो अलग कैटेगरी हैं, 3 मान लो चलो, और सी की 4 कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब ए वाला जो प्रोडक्ट है उसकी डेप्थ कितनी हो गई, ए वाले के लिए डेप्थ हो गई सर, यहां तो हमें दिख रहा है 2 हो गई, बी वाले के लिए 3 हो गई और सी वाले के लिए 4 हो गई। सर यहां लेंथ क्या होगी, लेंथ सबको ऐड करना है, 2 + 3 5 + 4 9, तो हमें विड्थ भी पता लग गई, डेप्थ भी पता लग गई और लेंथ भी पता लग गई। सर ब्रेथ मतलब क्या था, ए और बी और सी कितने आपस में वेरिएबल है, मतलब कितना ज्यादा वेराइटी है, काउंट करूंगा तो वो चीज विड्थ होती है, और आपस में कितने डिफरेंट है उसी चीज को हम डेप्थ आपका ब्रेथ बोलते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इट रेफर्स टू डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी अमंग द वेरियस प्रोडक्ट लाइंस ऑफर्ड बाय अ कंपनी, ठीक है, ऑफर्ड बाय अ कंपनी। अब देखो, मान के चलो कि कंपनी बेचती है हेडफोन्स, स्पीकर्स और साउंड बार्स, ये तीनों अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट हैं, ए बी और सी, ये अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, है ना, लेकिन आपस में कितने सिमिलर हैं, हेडफोन, स्पीकर, साउंड बार सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, तो आपस में बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट हैं। तो कंसिस्टेंसी, अगर प्रोडक्ट्स आपस में बहुत ज्यादा सिमिलर है, हाई कंसिस्टेंसी। अगर आपस में बिल्कुल ही मिलते जुलते नहीं है, एक प्रोडक्ट खाने का है, एक क्लोथिंग का है, एक ही कंपनी बना रही है, एक खाने का बना रही है, एक कपड़े का बना रही है, कंसिस्टेंसी मैच हो रही है, नहीं हो रही, लो कंसिस्टेंसी, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ एक दो चीजें और भी पढ़ लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में, कि प्रोडक्ट को प्लेस कैसे किया जाता है। तो जो मूवी आई थी 3 इडियट्स, उसमें एसर के लैपटॉप्स को दिखाया गया था, तो वहां पर बेसिकली प्रोडक्ट को बहुत ही चालाकी से सेटली मैनर में मूवीज के अंदर प्लेस किया गया, या टीवी शोज के अंदर। तो आपने जरूर रियलिटी शोज देखे होंगे, वहां पर लैपटॉप लोग लेके बैठे होते हैं, कंपनी का नाम लिखा होता है, तो एक काइंड ऑफ क्या हो गया, वो प्रोडक्ट प्लेसमेंट। बहुत अच्छे तरीके से, समझदारी से प्लेस कर दिया उसको उस सीन के अंदर, ठीक है। चलो, बहुत आसान था, आगे चलते हैं। फिर आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसका मतलब होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे लोगों से अलग दिखाएं, है ना। हमारा प्रोडक्ट अलग कैसे है दूसरे लोगों से, चाय तो सब बना रहे हैं, तो अब हमारी चाय उनसे अलग कैसे है। तो टाटा टी ने जागो रे करके कैंपेन निकाला, उन्होंने बताया कि चाय सिर्फ चाय नहीं है, ये आपको बेसिकली आप सबको पता है कैफीन होता है। कैफीन जो होता है बेटा, वो CNS स्टिमुलेंट होता है, ये हमारे दिमाग को एक्टिवेट करता है ना, फार्माकोलॉजी में पढ़ाया था मैंने। तो ये सोशल अवेकनिंग एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेक करता है। सर इसका मतलब क्या हुआ, जब आप चाय पियोगे तो आपका दिमाग स्टिमुलेट होगा,
तो आप सोशली अवेक हो जाओगे। सोशल मतलब सोसाइटी में आपका क्या रोल है ना, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये भी आप अच्छे से अदा कर पाओगे। तो उन्होंने क्या किया, दोनों कॉन्सेप्ट को जोड़ा। चाहे से दिमाग तेज दौड़ता है, अब तेज दौड़ रहा है, तो उसका इस्तेमाल करो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट को कुछ अलग तरीके से पोजीशन किया ताकि प्रोडक्ट बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में डिफरेंशिएट होकर दिखे। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो भाई ये भी हो गया, आगे चलते हैं, बड़े आसान है। अब लास्ट के कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, TQM एंड ऑडिट। पहले ऑडिट पढ़ लेते हैं, बड़ा आसान है। ऑडिट पढ़ लेते हैं। ऑडिट इज वेरी सिंपल। मान के चलो कि आप खुद का एग्जांपल लो, है ना, खुद का एग्जांपल लेना सबसे बढ़िया है। 6 महीने पहले एक प्लान बनाया कि यार मुझे इतना इतना कंप्लीट करना है। ठीक है, आपका कुछ एक्सपेक्टेड प्लान था, 6 महीने बाद मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा। अब 6 महीने बाद आप कहां तक पहुंचे वो आपका करंट है। आप इन दोनों को मैच करोगे, इसी को बोलते हैं ऑडिट। मैंने जो प्लानिंग की थी मैं उसमें कहां तक पहुंचा, दैट इज ऑडिट। ठीक है, तो मैचिंग दी करंट स्टेटस विद द एक्सपेक्टेड, आप कहां तक पहुंचना चाह रहे थे और उसको फिर अपने करंट स्टेटस से मैच करना। तो सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही यहां पे बात हो रही कंपनी की। कंपनी भी ऐसे मैच करती होगी, यार हम 1 साल का 1 महीने का गोल बनाते हैं, फिर ऑडिट करेंगे कहां तक पहुंचे। सिंपल। चलो ठीक है, इससे बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, कोई इशू आ रहा है उसको देख के फाइंड करना, उसको ठीक करना। ये जीपैट 2014 में आया था। गैप एनालिसिस करना, मेंटेन इन्वेंटरी वाला जो है कॉन्सेप्ट है, मैं कल बताऊंगा, कल वाली वीडियो में इसको हम देख लेंगे। गैप एनालिसिस करना। सर गैप एनालिसिस का मतलब क्या होता है? गैप एनालिसिस मतलब होता है कि आपने सोचा था, एक्सपेक्ट किया था कि मैं इतना अचीव कर लूंगा। अब करंट में आके आपने देखा कि यार मैं 10 यूनिट कुछ परफॉर्म करने वाला था, 10 यूनिट, जस्ट एग्जांपल, मुझे 10 यूनिट ऑफ नॉलेज अटेन करनी है, या फिर मुझे 10 चैप्टर पढ़ लेने, ये अच्छा एग्जांपल होगा, मुझे 10 चैप्टर कंप्लीट करने हैं 6 महीने के बाद। आप आपने नोटिस करा कि आपने सिर्फ 8 करे, तो इसके बीच में गैप आ गया ना, गैप है, 2 चैप्टर अभी आपके पेंडिंग है। तो इसी चीज की एनालिसिस को बोला जाता है गैप एनालिसिस। अब ये मैंने आपको बहुत ही बेसिक वे में बताया, लेकिन कंपनी इसको बहुत डिटेल में करती है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, मैंने उस तरह से बताया कि ठीक है कि भाई गैप क्या है, 2 चैप्टर अभी भी रह रहे हैं, ये गैप है और मुझे इसको कंप्लीट करना होगा। तो आप उसके लिए फिर स्ट्रेटेजी बनाओगे, दैट इज गैप एनालिसिस। ठीक है, चलो भाई बहुत ही सिंपल वे में पढ़ रहे हैं हम लोग। उसके बाद आता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये एक मैनेजमेंट की फिलॉसफी है। इसका मकसद ये होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, सर्विस दी जा रही है, उसकी क्वालिटी को लगातार इंप्रूव करते रहें। ठीक है, इसके अंदर जितने भी कंपनी के अंदर मेंबर्स आते हैं, जो भी प्रोसेसेस होते हैं, सबको रेगुलर बेसिस पे इंप्रूव या डेवलप किया जाता है, ताकि लोग और प्रोसेसेस इंप्रूव होए, ताकि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव होते रहे। ठीक है, इसमें टीम वर्क और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ये 5। कस्टमर फोकस, कस्टमर को क्या चाहिए उस पर फोकस करो, लगातार इंप्रूवमेंट करते रहो, एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करो हर चीज में, प्रोसेस को मैनेज करो जिस प्रोसेस से प्रोडक्ट या सर्विस बन रही है, और डेटा के बेसिस पे डिसीजन लो। तो ये 5 इसके प्रिंसिपल्स होते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आसान है, याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि हम अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बना पाएंगे, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा। ठीक है, साथ ही साथ हम इंप्रूवमेंट इतनी कर रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वेस्ट और कॉस्ट कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम इतना ध्यान दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट पे। तो हम क्या करेंगे, हम अपना खर्चा रिड्यूस कर लेंगे, क्योंकि हर चीज को सस्ते वे में किया जाता है। कर सकते हैं ना कि भाई कोई तरीका होगा जिससे हमारे 1 लाख रुपए ना लगे, 80,000 में काम हो जाए, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ एम्प्लॉय का मोरल और मोटिवेशन भी जगा रहेगा। उनको ऐसा नहीं लगेगा कंपनी तो आगे बढ़ ही नहीं रही, कंपनी कुछ तो कर रही है, उनको भी ये चीज फील होगी। ठीक है, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पाइनियर्स के अंदर कुछ नाम आते हैं जो कि आपको देखने हैं और बड़े आसान है। तो फादर ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है W. एडवर्ड डेमिंग। तो बस ये डेमिंग याद कर लेंगे, काम बन जाएगा। इन्होंने PDCA साइकिल दिया। PDCA मतलब कि पहले प्लानिंग करो, फिर वो काम करो, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट।
मतलब कि आपने कोई प्लानिंग करी, फिर वो काम किया, फिर काम में देखा कि क्या आपने गलती की ताकि उस पर इंप्रूव कर सको, फिर वापस आपने उसको क्या किया, एक्ट किया। जैसे आप मान के चलो मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आपने पहले से प्लान करा था मैं इतने इतने क्वेश्चन करूंगा, दैट कम्स इन प्लानिंग फेज। फिर आपने मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, फिर आपने चेक किया क्या क्या गलती हुई, उसके ऊपर आपने एक्ट किया कि अगले टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए। प्लान, डू, चेक, एक्ट। ठीक है, चलो, तो यही इनका मॉडल था। फिर जोसेफ जुरान आते हैं, इन्होंने फिटनेस फॉर यूज का मॉडल दिया। फिटनेस फॉर यूज मतलब इसका मतलब ये होता है कि भाई जो प्रोडक्ट है कौन सा रिलायबल है, कौन सा यूजफुल है और कौन सा फिजिबल है, इसके बीच का एक एरिया होता है जो फिट फॉर पर्पस होता है या फिट फॉर यूज होता है। मतलब अब आप कंपनी लॉन्च करोगे तो अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि पहले दिन ही आप हजारों प्रोडक्ट लॉन्च कर दोगे। आप देखोगे यार कि ऑडियंस को क्या चाहिए, कौन सा फिट बैठ रहा है उनके लिए। ठीक है, उसके बाद जब अब 1-2 साल बढ़ चुके हो तब दूसरा प्रोडक्ट, 3-4 प्रोडक्ट लेकर आओगे, टाइम लगता है। तो उन्होंने बेसिकली फिटनेस फॉर यूज को डेवलप किया था कि क्या फिट रहेगा बिजनेस के लिए। ठीक है, चलो, जो कि कस्टमर की नीड्स को मीट करता है। नेक्स्ट आता है अरमांड वी फिजू बैम। ठीक है, अब इसमें भी आपको सिर्फ ये नाम याद करना है पीछे वाला। ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया टोटल क्वालिटी कंट्रोल का, बस। लास्ट में आते हैं कायरो इशिकावा, इन्होंने इशिकावा डायग्राम दिया जिसे रूट कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी बोला जाता है या फिश बोन डायग्राम भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, तो इसके बारे में आप इसकी कॉज ढूंढोगे। यार इसका रीजन हो सकता है कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा पढ़ाई में, हो सकता है मुझे डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है पढ़ाई में, ठीक है, हो सकता है मेरी मेमोरी पावर वीक हो गई है। ठीक है, इसके पॉसिबल अलग अलग कॉज देखोगे, उसके बाद उसमें भी डिटेल में जा सकते हो कि कंसंट्रेशन का रीजन क्या था, मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। तो ये एक काइंड ऑफ, आप ध्यान से देख रहे हो तो फिश का डायग्राम बन जाता है। तो इसी को बोला जाता है इशिकावा डायग्राम। इशिकावा डायग्राम इन्होंने दिया था कायरो इशिकावा ने, जिसको बोला जाता है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, कि किस चीज की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है, ताकि हम समझ सकें कि यार उस चीज की जड़ क्या है और जड़ पे जाके काम कर सके, उसको ठीक कर सके। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने टोटल क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स का भी कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कंपनी में कुछ खास लोग जो, जिनके पास ज्यादा दिमाग है, ठीक है, स्मॉल ग्रुप एम्प्लॉयज, ये साथ में काम करें और क्वालिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। सब ना करें, कुछ हाई पोस्ट वाले लोग ही जिनके पास वो एक्सपीरियंस है वही प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, इशिकावा डायग्राम दिखाता हूं कैसा दिखता है। ये आपके सामने है, ये प्रॉब्लम है, ये सारी कॉजेज है, कैसे ये प्रॉब्लम हुई होगी। एक बार कॉज मिल गया तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान है। तो दिख रहा है ये आपको प्रॉब्लम फिश की तरह दिख रहा होगा ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद थ्योरीज आएंगी आपकी, शायद 4-5 थ्योरीज है, बड़ा आसान है। ये बड़े बड़े सेंटेंस पे मत जाना, मेरी वॉइस पे ध्यान देना, आपको समझ आ जाएगा। इक्विटी थ्योरी क्या होता है? इक्विटी थ्योरी मतलब क्या होता है? इट इज अ थ्योरी जो बताती है कि लोग फेयरनेस को कैसे कंसीव करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है जैसे कोई एम्प्लॉय है, वो अपने एफर्ट डाल रहा है, सेक्रीफाइसेस कर रहा है, ठीक है, बट रिसीविंग फ्यू रिवॉर्ड्स और अपॉर्चुनिटीज। आप किसी कंपनी में काम करने गए, आपने बहुत एफर्ट डाले, उसके बावजूद आपको उतना रिवॉर्ड नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, तो उस केस में आपको अनफेयर फील होगा, यार मैंने तो बहुत ज्यादा काम किया था। ठीक है, तो उस केस में आपको अनफेयर फील होगा। ठीक है, अगर दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, ऑन द अदर हैंड इफ दे परसीव दैट दे आर रिसीविंग मोर आउटकम्स देन द अदर्स देन दे फील गिल्टी और इंडेटेड। हो सकता है कि आप कम काम कर रहे हो और आपको ज्यादा मिल रहा हो, तो उस केस में भी आपको थोड़ा गिल्टी फील होगा, यार बाकी लोगों के साथ ऐसा होता नहीं है, हम अपना ही सोचते हैं सबके सब, है ना। लेकिन हाँ, हमेशा हमें बराबर होके सोचना चाहिए कि अगर देखो मेरा लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है, मैं इतना मानता हूँ कि जितनी मैंने मेहनत की है लाइफ में उतना मुझे मिले। ठीक है, और मैं किसी का कभी हक ना लूं। तो हमेशा लाइफ में ये साइकोलॉजी होनी चाहिए कि जो मैंने किया है, मैंने 8 घंटे मेहनत की है, 10 घंटे, ना मेरी मेहनत का कोई हक और ले और ना मैं किसी का लूं। जो मेरी मेहनत है वो मेरे पास रहे। ठीक है, तो यही थ्योरी है, वही कह रही है कि अगर आपने काम ज्यादा किया, आपको इतने अच्छे रिवॉर्ड्स नहीं मिले, तो आपको अनफेयर फील होता है।
ठीक है, इसलिए कंपनी के अंदर जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं उनको इक्वल रिवॉर्ड्स मिलना बहुत जरूरी है, और ये है इक्विटी थ्योरी। इक्विटी मतलब इक्वल फील कराना। ठीक है, चलो आसान था। नेक्स्ट आता है मिनिमम एंड मैक्सिमम थ्योरी। मिनिमम एंड मैक्सिमम थ्योरी, इसका मतलब ये होता है, ये एक टूल है जो मैनेजर को हेल्प करती है डिसीजंस लेने के लिए बाय आइडेंटिफाइंग द बेस्ट एंड वर्स्ट पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ गिवन सिचुएशन। मतलब किसी भी आउटकम से बेस्ट या वर्स्ट क्या आ सकता है, ये चीज ये थ्योरी बताती है, ताकि हम बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकें और रिस्क और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, तो अच्छी चीजों को मैक्सिमाइज करना है, बेनिफिट्स को, और बेकार चीजों को, रिस्क वगैरह को, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को हमें मिनिमाइज करना है। रिस्क बेकार नहीं होते, ठीक है, रिस्क जरूरी है, पता करना नहीं है बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता करना बहुत जरूरी होता है कि क्या रिस्क है। तो आउटकम्स को मैक्सिमाइज, रिस्क को मिनिमाइज, दैट इज द थ्योरी, सिंपल। चलो नेक्स्ट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है लेक्चर 1 घंटे का तो हो चुका होगा अभी तक, 1 घंटे 20 मिनट, बिल्कुल सही बात है। ओपन टू बाय मेथड। ओपन टू बाय मेथड क्या होता है? ओपन टू बाय मेथड होता है, ये एक प्लानिंग टूल है जो बिजनेसमैन के द्वारा इस्तेमाल की जाती है to manage their inventory levels and purchasing decisions. It involves calculating the amount of money available to spend on new inventory based on predetermined budget, sales projections and current inventory levels. देखो सीधी सी बात है, कोई भी बिजनेस है, अब आप बिजनेस करते हो, आप एक बार सामान अपने बेचा, अब ऐसा तो नहीं होगा कि दोबारा आप नहीं बेचोगे, आपको दोबारा भी उस सामान को बेचना है। उसे सामान जो आपकी दुकान पे होता है, पहली बात तो ये समझो उसे इन्वेंट्री बोला जाता है। इन्वेंट्री या गुड्स, इन्वेंट्री अच्छा टर्म है, वो याद रखना। ठीक है, तो यहां पर यह बोला गया कि इस मेथड के थ्रू अब बेसिकली कोई भी बिजनेसमैन या दुकानदार ये देख सकता है कि उसके पास कितने पैसे अवेलेबल है कि वो और भी सामान खरीद के ला सके ताकि आगे बेच सके। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल टू स्पेंड ऑन न्यू इन्वेंट्री। ठीक है, और ये सब डिसीजन वो बेसिकली किस बेसिस पे लेता है कि उसके पास पैसे कितने हैं, आगे प्रोजेक्शन, आगे कितनी सेल हो सकती है, और अभी उसके पास कितना इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, कितना गुड्स या कितना माल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला के बड़ा सिंपल है, ओपन टू बाय मेथड इज ऑल अबाउट कि आप ये समझना चाह रहे हो कि आपको कितना पैसा खर्च करना है और सामान खरीद के लाने के लिए, ऑन द बेसिस कि आपका बजट कितना है, आपके पास माल कितना पड़ा हुआ है, और आपको क्या लगता है कि यार आने वाले समय में कितनी सेल हो सकती है। इस बेसिस पे जो हम मेथड अप्लाई करते हैं, ओपन टू बाय मेथड, ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कम माल लेकर आए और कस्टमर वापस लौट जाए, यार आपके पास माल ही नहीं है। आप ज्यादा लिया है, ज्यादा लाने से भी क्या होगा, माल खराब हो सकता है। तो आपको ऑप्टिमम अमाउंट चुनना बहुत जरूरी है, और इसी के लिए मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इससे हम एक फॉर्मूला है, ये हम पता लगा सकते हैं कि भाई कितना मिनिमम आपको चाहिए कि आप अपने दुकान में इन्वेंट्री भरो ताकि आपको लॉस ना हो। लॉस दोनों केस में हो सकता है, अगर आप कम माल लाए, कस्टमर वापस लौट गया, वो भी दिक्कत वाली बात है। अगर आप ज्यादा लिया है, आपकी दुकान में पड़ा रहेगा, खराब हो सकता है, तो वो भी लॉस वाली बात है। तो ऑप्टिमम अमाउंट को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, और ये एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। चलो ठीक है, वही चीज देखो, वही चीज लिखी हुई है, लॉस्ट सेल, कोई सेल लॉस नहीं होना चाहिए, कोई कस्टमर वापस नहीं लौटना चाहिए, और एक्सेस अमाउंट भी नहीं लाना है, वो भी गलत बात हो जाएगी ना आपके लिए। आप ज्यादा लिया है और बिक नहीं रहा है। चलो एक सेकेंड ना, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसको चलो अभी पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ें या अगली क्लास में पढ़ें, क्या बोलते हो? ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, चलो इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे, इसमें क्योंकि फॉर्मूला भी आता है, वैसे फॉर्मूला कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं। हम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी पढ़ते हैं, और अगली क्लास की जो शुरुआत होगी ना आपकी, वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के साथ ही होगी। ठीक है, चलो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, सर वो आपने अभी क्यों कवर नहीं किया? वो इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, उसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। अब एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कोई भी मुश्किल थ्योरी नहीं, मोटिवेशन थ्योरी है। ठीक है, और बड़ी आसान है। इसमें यह बोला जाता है कि लोग जो है मोटिवेटेड होते हैं इस बिलीव से कि जो उनका एफर्ट है
उसका कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस होगा। मतलब आप सीधी सी बात है, कंपनी में काम कर रहे हो, आप एफर्ट डाल रहे हो, अब एफर्ट का आप सोचोगे ना कि मेरे एफर्ट की वजह से कंपनी आगे बढ़ेगी, ऐसा तो होगा नहीं यार, मैं एफर्ट कर रहा हूं बस करने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, तो आप सोचते हो कि भाई सीधी सी बात है, एक परफॉर्मेंस कंपनी की बढ़ेगी, डिजायर्ड लेवल परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से आपको भी रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, इसमें तीन टर्म्स आते हैं, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और बैलेंस। और ये नाम जितने भयंकर हैं मतलब उतने आसान है। एक्सपेक्टेंसी रेफर्स टू एन एम्प्लॉयज बिलीव दैट देयर एफर्ट विल लीड टू अ डिसायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब एम्प्लॉय सोचता है कि जो मैं एफर्ट डाल रहा हूं कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, दैट इज एक्सपेक्टेंसी। देखो कितना आसान है। ठीक है, चलो ओके। अगर उसको लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालेगा। क्यों डालेगा भाई? फिर आता है इंस्ट्रूमेंटैलिटी, refers to employees believe that improved performance will result in desired reward। कि यार जैसे ही कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ी तो मुझे भी रिवॉर्ड मिलेगा। इंस्ट्रूमेंटैलिटी, मुझे कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट तो दिया जाएगा चलो, तो रिवॉर्ड मुझे भी मिलेगा। फिर आता है लास्ट में बैलेंस। बैलेंस रेफर्स टू द वैल्यू और एम्प्लॉय प्लेसेस ऑन रिवॉर्ड्स ऑफर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है कि जो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है वो आपके लिए वैल्यूबल है। कभी कभार क्या होता है कि हम काम कर रहे हैं, हमें पता है यार जो मैं, देखो सिंपल सी बात है, आपने कोई कंपटीशन जीता और कंपटीशन जीतने के बाद आपको कोई ऐसी चीज मिली जो आपको पसंद नहीं आई, फिर अगली बार उस कंपटीशन में पार्ट लोगे आप? नहीं लोगे। तो एम्प्लॉय का ये एक्सेप्ट करना भी बहुत जरूरी है कि जो चीज उसको रिवॉर्ड में मिल रही है वो उसको पसंद आ रही है। अगर उसको पसंद नहीं आ रही तो वो भाई एफर्ट नहीं मारेगा, एफर्ट नहीं मारेगा। तो उसको उसकी पसंद की चीज मिलना बहुत जरूरी है। प्लेसेस ऑन द रिवॉर्ड ऑफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वैल्यू मिलना उसको बहुत जरूरी है, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे वो अप्रेजल हो, चाहे वो कंपनी की तरफ से कोई ट्रिप हो, कुछ भी हो सकता है, उसको पसंद आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं और ये सब चीजें एक मैनेजर इस्तेमाल करता है अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए। अगर वो बताएगा अपने एम्प्लॉयज को कि यार आपके काम से कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है और आपका जो काम है उसकी वजह से आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा और आपकी पसंद की चीज आपको मिलेगी, तो एम्प्लॉय भी बोलेगा वाह वाह क्या बात है, मैं तो काम करके दूंगा आपको, सैटरडे संडे भी करवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस मेरे जेब में पैसे आते रहने चाहिए। ठीक है, चलो गोल सेटिंग थ्योरी, लास्ट थ्योरी है ये आज की क्लास की, और अगला पार्ट में हम फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, वो छोटा पार्ट रहेगा, मोस्टली हमने आज पढ़ ही लिया है। मोटिवेशन थ्योरी इन विच मैनेजमेंट सेट स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग गोल्स। नाम से पता लग रहा है गोल सेट किया जाता है, ठीक है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस ला सकें और एम्प्लॉयज के बीच मोटिवेशन भी ला सकें। और इस थ्योरी को, गोल सेटिंग थ्योरी को मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव भी बोला जाता है। यही चीज जीपैट 2014 में, नॉट 2024, 2014 में पूछी गई थी। और मतलब कुछ ना कुछ गोल बनाया जाता है और उसके हिसाब से कंपनी को चलाया जाता है कि हमें एक साल में 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, गोल है। अब कैसे कमाने हैं? पहली बात तो 10 करोड़ या 1 करोड़ का नाम सुनते ही थोड़ा मोटिवेशन आ गया कि यार अचीव करना है कुछ। अगर आपकी लाइफ में कुछ गोल ही नहीं होगा तो आप मोटिवेटेड कैसे रहोगे? क्लास में टेस्ट, बचपन में हमारे क्लास में टेस्ट होते थे, टॉप 10 बोलते हैं, टॉप 10 में कौन आएगा, 10 में से 10 कौन लाएगा, 100 में से 100 कौन लाएगा। अगर ये सब चीज का कोई मतलब ही नहीं रह जाए तो इंसान मेहनत क्यों करेगा जब तक उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है। क्लास में 100 में से 100 मार्क्स आ गए या रैंक 1 आ गई, मेरा रुतबा बढ़ गया क्लास में, मैं टॉपर हूं, एक रिवॉर्ड मिला ना, साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड मिला। तो ये बहुत जरूरी होता है कंपनी के लिए कि गोल सेट करें ताकि लोग उस गोल को फॉलो करें और उसके बाद उन गोल्स को अचीव करें। तो यही ये क्लास खत्म करते हैं और एक छोटी सी क्लास, मोस्ट प्रोबेबली 40 से 50 मिनट की है ना, मैं तो कोशिश करूंगा उससे कम में हो जाए। एक और क्लास लगेगी जिसमें हम फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट का दूसरा पार्ट करेंगे, है ना, और वो भी कल या परसों तक आ जाएगा। तो ये आपका फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट है और इसी को आपको पढ़ना है। तो एक बहुत मोटी किताब पढ़ने से अच्छा ये लेक्चर देख लिया, है ना, और ये काफ़ी है। ठीक है, पढ़ते रहिए एंड डोंट थिंक अबाउट कि आपसे होगा कि नहीं होगा, बिकॉज मुझे पूरा विश्वास है कि सब चीज़ें हो जाती हैं, बस पेशेंस और टाइम लगता है। हाल ही में विराट कोहली ने अभी आईपीएल जीता, 18 साल से ही वॉज इन आरसीबी,
एवरी प्लेयर मेड अ चेंज, दूसरी टीम में गए, बट स्टिल ही वॉज इन सेम टीम constantly for 18 years and he won the IPL. So that teaches us that patience and hard work is the key to success. So पढ़ाई में भी जैसे अब ये लेक्चर है आपने देखा पूरा, आपको इसको रिवाइज करना होगा एक बार, दो बार, तीन बार और हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ बैचेस जैसे मैंने बताया लॉन्च हो गए हैं। सो इफ यू वांट टू स्टडी इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर और नाइपर क्वालिफाइड, नाइपर पोस्ट ग्रेजुएट फैकल्टी से इंक्लूडिंग मी, सो देन ज्वाइन फार्मा माइंड्स बैच कमिंग वेरी सून, ठीक है, एंड मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस एंड सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ मिलेंगी, है ना। चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो लेक्चर्स हो, चाहे वो रिकॉर्डिंग्स हो, वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, स्पेशली 1-to-1 गाइडेंस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में विद फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट 2।